ये कहानी आप ऑडियो एफएम पर सुन रहे हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये बस लेखक की कल्पना मात्र है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। MGA अध्याय 31 बिन बुलाए मेहमान। ये जगह काफी जीवंत है। लेकिन जैसे ही चू परिवार के सदस्यों ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश किया, लोगों का एक और समूह मैजिक रूप से चला। ये पियर ट्री टाउन से जू परिवार है। जू परिवार और चू परिवार बुरी शर्तों पर नहीं है। वे अभी भी इस समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग जानते थे कि लोगों का समूह कहाँ से आया है। ये चू परिवार जू परिवार का सबसे बड़ा शत्रुतापूर्ण अंश था। जू परिवार पास के शहर का अधिपति था और प्राकृतिक संसाधनों पर लड़ाई के कारण उनके और चू परिवार के बीच कोई कम मात्रा में संघर्ष नहीं थे। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि जल्द या बाद में चू परिवार और जू परिवार के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। बस इस समय जू परिवार इतने सारे लोगों को लाया और दिखाई दिया, इसलिए अनगिनत लोगों के बारे में पहला विचार ये था कि जू परिवार परेशानी की तलाश में पहुंचा। संजय, आज मेरे चू परिवार की सभा है। आप यहाँ क्या हैं? ये देखकर कि 6 चू परिवार के बेटों में सबसे बड़े नागेश के पिता दिलीप ने लोगों का एक समूह लाया और उनका सामना किया। दिलीप, आप इतने तनावपूर्ण क्यों हैं? हम यहाँ चीजों को और अधिक जीवंत बनाने के लिए हैं। संजय नामक पुरुष ने दिलीप को तिरस्कार के साथ देखा और उस टकटकी में इसने दिलीप को भी उसकी आंखों में नहीं डाला। संजय भी जू परिवार के बेटों में से सबसे बड़े थे, लेकिन वह दिलीप से अलग थे। वह पहले से ही जू परिवार के भविष्य के मास्टर होने के लिए तैयार थे और वह आत्मा के दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी थे। तो उसकी आंखों में दिलीप उसके बराबर भी नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो उससे बात करने के लिए अनुकूल था वह वर्तमान मास्टर भैरवनाथ था। संजय, हमारे चू परिवार की सभा जू परिवार का स्वागत नहीं करती है। बस उस समय भैरवनाथ भी चला गया। क्या चू परिवार में कोई नहीं बचा है? आपको लगता है कि यह मेरी बात करने के लिए आपकी बारी है? संजय का चेहरा बदल गया और आत्मा के 9वें स्तर का दबाव दिलीप और अन्य लोगों की ओर संयम के बिना संलग्न हो गया। दिलीप उस पल में फंस गया। वह जो केवल 8वें स्तर पर था, उस दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं था। लेकिन उस कठिन समय के दौरान भैरवनाथ ने आगे बढ़े और ठंड से कहा, मैं भैरवनाथ आप जैसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त हूँ। उसी समय जब उनकी आवाज निकली, भैरवनाथ के मजबूत दबाव ने उनके शरीर से गोली मार दी। उस दबाव ने न केवल संजय के दबाव को रद्द कर दिया, इसने जू परिवार में अपना रास्ता भी मजबूर कर दिया। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ और संजय के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसके पीछे की भीड़ को भैरवनाथ के दबाव से पीछे धकेल दिया गया था और केवल संजय विरोध करने में सक्षम था। आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर। संजय के पास झटके का चेहरा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भैरवनाथ भी आत्मा के दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गया था और ये दबाव केवल उससे अधिक मजबूत था, कमजोर नहीं। आत्मा के दायरे का 9वां स्तर चू परिवार का 5वां भैरवनाथ आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। प्रभावशाली। उस उम्र में वह पहले से ही आत्मा के दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि परिवार के मास्टर की स्थिति उसके अलावा किसी और की नहीं होगी। भैरवनाथ के दबाव को महसूस करते हुए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर आश्चर्य की बात है। यहां तक कि भैरवनाथ का चेहरा जो बैठा था थोड़ा बदल गया और आश्चर्यचकित खुशी इस आंख में बढ़ गई। 5 वाह भाई, आपने कब सफलता हासिल की? दिलीप ने भावनात्मक रूप से पूछा। बिग ब्रो, मैं केवल कुछ दिनों पहले ही टूट गया। भैरवनाथ हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया। भैरवनाथ हमेशा इस बड़े भाई के प्रति सम्मानजनक था। यह अच्छा है के माध्यम से तोड़ना अच्छा है। ऐसा लगता है कि मास्टर का स्थान वास्तव में आपके अलावा किसी और से नहीं होगा। दिलीप मुस्कुराया और भैरवनाथ के कंधों को थपथपाया क्योंकि वह वास्तव में भैरवनाथ के लिए खुश थे। आमतौर पर सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार के मास्टर की स्थिति में बैठने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने केवल चू परिवार की ताकत की परवाह की। बिग ब्रो, ऐसा लगता है कि उन शब्दों को बहुत जल्दी कहा जाता है। अचानक एक और स्तर 9 आत्मा क्षेत्र का दबाव दिलीप की पीठ से आया। अपने सिर को मोड़कर दिलीप और भैरवनाथ का चेहरा मदद नहीं कर सकता, लेकिन बदल सकता है। उनके पीछे एक सफेद चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग के पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे। वह व्यक्ति चू परिवार का 6वां बेटा था और रितिश के पिता गार्वित भी थे। 6वें भाई, आपने 9वें स्तर पर भी कदम रखा है।
दिलीप का पहले से ही खुश चेहरा और भी अधिक खुश हो गया। बिग ब्रो, यह आत्मा के दायरे का सिर्फ 9वां स्तर है, इसलिए बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लक्ष्य मूल क्षेत्र है। गार्वेट शांति से मुस्कुराया और गर्व से उनके पूरे शरीर से उत्सर्जित किया गया। इसलिए चू परिवार का 6वां बेटा भी 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि मास्टर की स्थिति अनिर्दिष्ट है। ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ अच्छे शो देखने को मिलेंगे। जो लोग आजीविका के लिए वहां थे वे चिल्लाए, लेकिन पास की शक्तियों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। वे बेहद स्पष्ट थे कि आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में 2 विशेषज्ञों की अचानक उपस्थिति के साथ इसका क्या मतलब था। यहां तक कि अभिमानी और असभ्य संजय भी भटक रहे थे और उसके मुंह के कोने को घुमाया गया। यह उनके जू परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। जो लोग आते हैं वे मेहमान हैं। दिलीप, जू परिवार को यहाँ और बैठने दें। बस उस समय एक ध्वनि जो थंडर के रूप में स्पष्ट थी और यह भैरवनाथ थी जो बोलती थी। उस क्षण भैरवनाथ मुस्कुराहट से भरा था। भैरवनाथ और गार्वेत उनके 2 सबसे छोटे बेटे थे, और यदि वे उस उम्र में आत्मा के दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करते हैं तो मूल क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। जिसका मतलब ये भी था कि उनके चू परिवार ने उत्तराधिकारियों को योग्य बनाया था, इसलिए वह कैसे खुश नहीं हो सकते थे। क्योंकि वह खुश था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि संजय और अन्य लोग यहाँ क्या आए, और यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। जू परिवार से हर कोई इस तरह से अपने पिता के शब्दों को सुनकर दिलीप ने अब और नहीं कहा और जू परिवार की भीड़ को सीटों की ओर ले आया। भैरवनाथ का पालन करना चाहता था, लेकिन उस समय गार्वेत उसके पास गया और एक कम आवाज में पूछा, 5वीं भाई, आपको कौन लगता है कि पिता का चयन करेगा, आप या मैं? जाओ उससे खुद पूछो। भैरवनाथ ने उसे एक नजर डाली और जल्दी से चला गया। हालांकि वे भाई थे, भैरवनाथ ने हमेशा गार्वेत के चीजों को संभालने के तरीकों को नापसंद किया। अगर भैरवनाथ से पूछा गया कि वह किसे नहीं चाहता कि मास्टर सबसे अधिक हो, तो बिना किसी संदेह के वह गार्वेत कहेगा। HMPH। भैरवनाथ के चारों ओर घूमने के ठीक बाद उसके चेहरे पर गार्वेत की मुस्कान तुरंत वापस आ गई और उसकी आंखों से एक ठंडी टकटकी लगा। लेकिन उनकी तुलना में 3 अन्य चू पारिवारिक उम्मीदवारों ने चेहरे और चिंतित चेहरों को भड़काया था। परिवार के मास्टर के लिए उनका अवसर पहले से ही खो गया था और इसने वास्तव में उन्हें कड़वा महसूस कराया। लेकिन सबसे उदास एक अभी भी चू परिवार का 4वां बेटा था। चू परिवार के 4वें बेटे की आत्मा के दायरे में 8वें स्तर की खेती थी। यदि यह उनके बेटे जकीर के लिए नहीं था, जिसने आध्यात्मिक मन का खो दिया था, जिसमें उन्होंने खरीदने के लिए एक आकाश उच्च कीमत खर्च की थी, तो वर्तमान तत्काल में वह आत्मा के दायरे के 9वें स्तर पर भी हो सकता है। शायद वह भैरवनाथ और गार्वेत की तरह हो सकता था और सभी मेहमानों के सामने खुद को दिखाया। जितना अधिक उसने सोचा कि उसे जितना अधिक गुस्सा आया, और वह इतना गुस्से में था कि वह अपने दांतों को पीस रहा था, उसके होठों को काट रहा था और उसके साथ चेहरे के छिद्रों से धुआं निकल रहा था। उन्होंने छिपने के बाद छिपाकर फैसला किया, वह अपने बेटे जकीर को कुछ और बार कोड़ा मारेंगे और फिर उन्हें कभी भी अपने दिल में घृणा से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये खत्म हो गया है। पिता की टकटकी पहले से ही मार सकती है। सभा के बाद मुझे जल्दी से 1000 पवन स्कूल में लौटने की जरूरत है और मैं पिता को अपनी छाया भी नहीं पकड़ने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर एक निश्चित कोने में जकीर गुप्त रूप से अपने पिता की अभिव्यक्ति का अवलोकन कर रहे थे। उसने उस दिन सजा के बारे में सोचा और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों को छू रहा था जो बाहर चिपके हुए थे। तुरंत एक उग्र गर्म तेज दर्द आ गया और उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, आदित्य, मैं इस ऋण को आपको वापस कर दूंगा। आह, क्या ये जकीर नहीं है? आपके चेहरे का क्या हुआ? किसने आपको एक पक्षी में बदल दिया? लेकिन बस उस समय उन्होंने एक परिचित ध्वनि सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और देखा, जका का चेहरा बहुत बदल गया। पास से अपने पिता को पीटने वाले अपराधी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी जिसने उसके दुर्भाग्य में आनंद लिया। अध्याय 32। मैं स्वीकार करता हूँ। आदित्य, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब अतुलनीय रूप से उदास जकीर ने आदित्य को देखा तो वह एक बम की तरह था जो आग से मिला था। उसके दिल में ढेर होने वाला उग्र गुस्सा तुरंत फट गया। उन्होंने अपना दबाव फैलाया जो आत्मा के दायरे का 5वां स्तर था, और दूसरों के गजों को अनदेखा करते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाए और आदित्य के पास पहुंचे। अपनी शक्ति के साथ वह वास्तव में एक पंच में आदित्य को मारना चाहता था। कौन मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है? लेकिन इससे पहले कि जकीर भी करीब हो, उसने अपने झुमके में एक गुस्से में चिल्लाया।
उसी समय एक तेज हवा उसके चेहरे की ओर बढ़ गई और उसे वापस उड़ाती रही, लगभग उसे जमीन पर गिरा दिया। आरव देखते हुए जकीर चिंतित थी क्योंकि आदित्य के बगल में एक सुंदर युवा था। यह आदित्य का बड़ा भाई आरव था। उस पल में जाकिर ने जो आग जलाया उसे तुरंत बुझा दिया गया। वह आरव से अधिक परिचित नहीं हो सकता था क्योंकि उसे चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त थी और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सकता था। जिकिर सुनो, अगर आप मेरे भाई पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको अपंग कर दूंगा। आरव ने जकीर की ओर इशारा किया और चेतावनी दी। आदित्य का दिल उस दृश्य से गर्म हो गया था और यह वही था जब वह छोटा था। कभी भी किसी ने उसे तंग किया, पहला व्यक्ति जो उसकी रक्षा के लिए बाहर खड़ा होगा उसका बड़ा भाई आरव होगा। आज उसे देखते हुए उसका बड़ा भाई बस और भी अधिक विश्वसनीय लग रहा था। अरे, इस तरह के एक शानदार तरीके से आप दो भाइयों को कुछ वर्षों में बहुत अधिक अभिमानी मिला है जो मैंने आपको नहीं देखा है। अचानक एक तेज आवाज बज गई। अपने सिर को देखने के लिए उन्होंने चू परिवार की कई युवा पीढ़ियों को देखा। जो अग्रणी था वह एक युवा था जिसमें एक सफेद और एक बेहद भयावह चेहरा था। उस व्यक्ति को देखकर आदित्य और आरव के चेहरे दोनों बदल गए और क्रोध की लहरों को उनके दिलों में हिलाया गया। हालांकि उन्होंने कई वर्षों में एक दूसरे को नहीं देखा था, फिर भी आदित्य ने उन्हें एक नजर से पहचाना। वह व्यक्ति था जिसने उन्हें जमीन पर हरा दिया और उन्हें भारी संस्कार से अपमानित किया। रितेश, आप वास्तव में वापस आ गए और मुझे लगता है कि उस वर्ष से कुछ ऋणों को भी बाहर करने का समय है। आरव ने कहा कि ठंड से और गुस्सा उसकी आंखों में छिपा हुआ था। कुछ वर्षों के लिए लिनियन स्कूल में रहने से आपका स्वभाव बहुत खराब हो गया। आपको लगता है कि आप वास्तव में चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक हैं। आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं। रितेश ने आरव को अवमानना के साथ देखा। आपको पता चल जाएगा कि मैं चू परिवार में युवा पीढ़ी में एक हूं या नहीं। आरव की आवाज ठंडी और ठंडी हो गई। लोग अपने शरीर से उत्सर्जन करने वाली ठंड को भी महसूस कर सकते थे क्योंकि वह अपने दिल में गुस्से को जबरदस्ती कर रहा था। बुरा नहीं है, आपके पास आत्मा है। फिर कैसे आप आदित्य के बारे में? रितेश ने आदित्य को देखा। मैं सुनता हूं कि आप उस दूसरी दर के एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी अदालत में रहे। आप उस भयानक जगह में 5 साल तक रहने के लिए कितने मूर्ख हैं। भले ही आप हमारे चू परिवार से नहीं हैं, फिर भी आपके पास चू परिवार का नाम है। क्या आप हमारे चू परिवार के चेहरे को खोने के लिए बेशर्म महसूस नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं आपको चेतावनी नहीं दूंगा। आप दो बेहतर तरीके से मुझे प्रतियोगिता में नहीं मिलते हैं या फिर मैं आपको तब तक हरा दूंगा जब तक आप 7 साल पहले की तरह वापस नहीं आ सकते। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मास्टर की स्थिति मेरे पिता गार्वेज से संबंधित होगी क्योंकि उनके पास मेरे जैसे एक उत्कृष्ट पुत्र हैं, रितेश। ये कहने के बाद रितेश ने लोगों के समूह को प्रतियोगिता पंजीकरण के लिए लाया। आरव मूल रूप से ऊपर जाकर कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसके कपड़ों पर झगड़ा किया। उसने पीछे देखा और यह आदित्य था। भाई, इस तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता में जमीन पर लेटने के लिए उसे प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है, आदित्य ने शांति से कहा। उस आदित्य को देखते हुए आरव मदद नहीं कर सकता लेकिन खाली घूरना। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी और उसे लगा कि उसका भाई अलग था। बारीकियों के लिए वह नहीं जानता था कि कहाँ है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका पूरा व्यक्ति एक गहरे और अप्रत्याशित व्यक्ति में बदल गया। भैरवनाथ ने कुछ विनम्र शब्दों को कहा। चू परिवार की युवा पीढ़ी ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में कदम रखा। पहली प्रतियोगिता उसी तरह शुरू हुई। वह नंबर लेते हुए जो उसने खींचा था, आदित्य 5वें चरण में चला गया। जिस क्षण वह मंच पर गया, कुछ अपमानजनक आवाजें भी साथ आईं। यह आदित्य सही है? क्या वह व्यक्ति है जो एजियो ड्रैगन स्कूल में 5 साल तक बाहरी अदालत के शिष्य के रूप में रहा? वह आखिरकार इस साल आंतरिक अदालत में प्रवेश किया। यहाँ तक कि अगर वह आंतरिक अदालत में प्रवेश करता है तो वह अभी भी कचरा है। वह प्रतियोगिता में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे करता है? वह वास्तव में नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या जमीन कितनी मोटी है। हालांकि यह महान नहीं है, यह उसे एक अच्छा सबक देगा और भैरवनाथ को यह भी बताएगा कि उसका बेटा कचरा है या नहीं। आदित्य को पता था कि अधिकांश लोग चू परिवार से थे और जो लोग आदित्य को अपमानित करने की हिम्मत करते थे वे भी ऐसे लोग थे जिनके पास चू परिवार में कुछ स्थिति थी। न केवल वे आदित्य को शर्मिंदा करना चाहते थे, वे भैरवनाथ को और भी अधिक शर्मिंदा करना चाहते थे। आदित्य, यह आप है? बस उस समय एक अन्य व्यक्ति मंच पर चला गया।
आदित्य अवाक था क्योंकि उसने पास में से व्यक्ति को देखा था। यह एक पुराना दुश्मन राकेश था, लेकिन आदित्य की तुलना में राकेश का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके मुंह का कोना चिकोटी काट रहा था और उसने अपने बुरे भाग्य को शाप दिया कि वह पहले दौर में आदित्य से कैसे मिला। राकेश, अगर सही तरीके से याद रखें तो मुझे लगता है कि इस आदमी ने 2 दिन पहले आत्मा के 4वें स्तर पर प्रवेश किया था। ऐसा लगता है कि आदित्य को कुछ दुख प्राप्त होंगे। चू परिवार के सदस्यों को ये पता नहीं था कि सच्ची स्थिति में देखा गया कि राकेश आदित्य के खिलाफ जा रहे थे और वे गुप्त रूप से प्रसन्न थे। वे सभी महसूस करते थे कि यह राकेश के लिए आदित्य की देखभाल करने के लिए केक का एक टुकड़ा था। राकेश भाइयों ने छोटी उम्र के बाद से आदित्य की तरह नहीं किया। वे सभी मानते थे कि अगर राकेश ने हमला किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे सभी उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जिसमें आदित्य को कठोर रूप से पीटा गया था। मैं मानता हूं, लेकिन बस उस समय मंच पर राकेश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया। उसने हौसला छोड़ दिया। राकेश, आप बव्वा, आप क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आपने अभी तक स्वीकार किया है। एक भयंकर चिल्लाव पास से आया और यह राकेश के पिता थे। अपने पिता की तेज टकटकी का सामना करते हुए राकेश की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया, लेकिन अंत में उसने अपने दांतों को जकड़ लिया, चारों ओर घूम गया और मंच से नीचे चला गया। यह क्या है? वह दृश्य सभी को झटका देता है। स्वीकार किया। ये कुछ ऐसा था जिसे आपने चू परिवार की प्रतियोगिताओं में अक्सर नहीं देखा था, और एक व्यक्ति राकेश था और उसका प्रतिद्वंद्वी आदित्य था। ये कैसे संभव था? क्या राकेश एक बेवकूफ था? क्या उसके मस्तिष्क के साथ समस्याएं थीं? क्या हुआ? चू परिवार के सदस्य जो सच्चाई नहीं जानते थे, वे अवाक थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि राकेश ने ऐसा क्यों किया। उनके कार्यों ने वास्तव में उन्हें काफी आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक कि भैरवनाथ को राकेश के कार्यों की ओर आकर्षित किया गया था। वह डूब गया और अपने वृद्ध टकटकी से कोई भी बता सकता है कि वह भी भ्रमित था। आदित्य इस दौर को जीतता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य वास्तव में जीत गया था। हालांकि इसने लोगों को एक अथाह भावना दी, लेकिन आदित्य वास्तव में प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। पहले दौर के बाद आदित्य को जल्दी से दूसरे चरण में व्यवस्थित किया गया। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा मंच पर एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने अभी हाल ही में हराया था, यहां तक कि आदित्य भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुरा सकता है। वह व्यक्ति राकेश के बड़े भाई अनीश थे। उस क्षण अनीश के पास एक पीला चेहरा और हरे रंग के होंठ थे। उन्होंने अपने दिल में शाप दिया, हम 2 भाइयों को वास्तव में 8 पीढ़ियों की बुरी किस्मत है। हम इस फाइंड से कैसे मिले? उद्धरण चिन्ह। यद्यपि वह अपने दिल में बेहद अनिच्छुक था, लेकिन उसे आदित्य से बहुत अधिक पीड़ित किया गया था और वह उसके साथ किसी भी वार का आदान प्रदान नहीं करना चाहता था। कुछ विचार के बाद उन्होंने एक कार्रवाई की जिसने चू परिवार को मूर्ख बनाया। मैं मानता हूं। अध्याय 33 आदित्य बनाम जिक्र। धिक्कार है। ये स्थिति क्या है? इस बार चू परिवार का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि बहुत सारे बाहरी लोग जो आदित्य को पहचानते हैं, वे अपने प्रति गजड़ को नहीं मानते हैं। ये युवा कौन है? उसने वास्तव में निरंतर विरोधियों को स्वीकार करने के लिए बनाया। मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कपड़ों को देखते हुए वह जो ड्रैगन स्कूल का आंतरिक अदालत शिष्य होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पिछले चू पारिवारिक समारोहों में दिखाया था। वह सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। यहाँ तक कि उड़ाए बिना भी उसने प्रतिद्वंद्वी को डरा दिया। इस तरह की निवारक के साथ उसका भविष्य कैसा होगा? उद्धरण चिन्ह। कुछ भीड़ ने आदित्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और छिपी हुई उन्होंने महसूस किया कि आदित्य काफी प्रभावशाली साथी था। हाँ, आप भी किस बारे में सोच रहे हैं? ये चू परिवार का कचरा है। एक चू परिवार के पुरुष जो कि आदित्य ने बहुत ही घृणा की है, ने कहा कि यह बेकार है। ओह, आप इस युवक को जानते हैं? एक बड़े व्यक्ति ने सवाल किया। बेशक मुझे पता है, मैं चू परिवार से हूं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि यह लड़का बेकार व्यक्ति है। एक नजर देख लो, इस लड़के ने अनीश राकेश भाइयों को रिश्वत दी होगी और वह बस झांसा दे रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि वह अगले दौर में हार जाएगा। उस चू परिवार के पुरुष ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हो, आपको पहले से ही उस युवक पर कुछ राय होनी चाहिए। कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप पहले से ही एक वयस्क हैं, इसलिए अपने आप को एक बच्चे के लिए कम क्यों करें? वह बड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उससे निता रहा हूं? मैं केवल सच कह रहा हूं। वह चू परिवार के पुरुष बेहद गुस्से में थे। फिर इस बारे में कैसे? मैं आपके साथ एक दांव लगाऊंगा। यदि यह जैसा कि आपने कहा है,
और वही युवक अगले दौर में हार जाएगा तो ये सिल्वा आपके बारे में होंगे। यदि नहीं तो आप समझते हैं। उस बड़े व्यक्ति ने चांदी का एक ताल निकाला। क्यों नहीं शर्त, मुझे बस डर था कि आप नहीं करेंगे। ये देखते हुए कि मुफ्त पैसा था, वह क्यों नहीं चू परिवार पुरुष इसे नहीं लेगा। बहुत जल्दी उसने चांदी का एक ताल भी निकाला। मैं मानता हूं, लेकिन उस समय एक और चिल्लाना मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच से आया था। उनके टकटकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए चू परिवार के पुरुष मदद नहीं कर सकते लेकिन हैरान रह सकते हैं। फिर यह आदित्य का मंच था और जो स्वीकार करता था वह सतीश था। लानत है, ये बुरी किस्मत। वह चू परिवार का पुरुष अवाक था और उसका दिमाग थोड़ा अराजक था। हे क्षमा करें कि आप हार गए। ये देखकर बड़े व्यक्ति ने खुद की मदद की और एक मुस्कान के साथ पुरुष के हाथ से चांदी का ताल ले लिया। चांदी के अपने ताल को देखते हुए जो उसने नदियों को भुगतान किया था कि चू परिवार के पुरुष ने दर्द की एक लहर महसूस की और उसने कहा, क्या आप अब और शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? TN नदियों को भुगतान करना इक्वल्स पैसा फेंकना। क्यों नहीं, बस डर है कि आप नहीं करेंगे। उस बड़े व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे भी गिने। मैं उस युवक की जीत पर दांव लगाता हूँ। मुझे भी गिने। मैं भी उस युवक की जीत पर दांव लगाता हूँ। उसी समय कुछ लोगों के आसपास के लोग भी शामिल हो गए। आओ आओ, हर कोई आओ। और कौन? मैं आप सभी के साथ रहूंगा। वह चू परिवार के पुरुष घबरा गए और उन्होंने सीधे तौर पर अपना पूरा मनी बैग निकाला। अंदर दर्जनों चांदी के दर्जनों थे और उन्होंने ये सब बाहर कर दिया। अनीश, राकेश और सतीश की निरंतरता के बाद अवलोकन सभी अव्यवस्थित थे। चू परिवार का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन यहां तक कि बाहरी लोगों ने भी उसे खाली कर दिया। अधिक से अधिक लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया और अनुमान लगाया कि आदित्य कौन था। उन्होंने आरव के बारे में सुना और उन्होंने रितिश के बारे में सुना। आखिरकार वे दोनों युवा प्रतिभाएं थीं जो पहले दर वाले स्कूल में प्रवेश करती थीं। लेकिन यह आदित्य कहां से आया? जैसा कि लोग जवाब का अनुमान नहीं लगा सकते थे, आदित्य भी असहाय थे। वह अपनी चाल को दिखाने के लिए सभा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हुआ। जिस तरह आदित्य उदास था, एक सुंदर व्यक्ति मंच तक चला गया। अपने टकटकी को ठीक करने के बाद उन्होंने देखा कि यह तन्वी है। आदित्य, आपकी 4 निरंतर जीत पर बधाई। तन्वी मीठी मुस्कुराए और कहा, तन्वी, जेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने सूख गया, लेकिन जल्दी से पता चला कि कुछ सही नहीं था। 4 बार, ये केवल 3 बार था। तन्वी, आप नहीं करेंगे। तन्वी ने आदित्य की मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए शरारती से मुस्कुराया। फिर वह मंच से पुराने व्यक्ति को चिल्लाया, मैं भी स्वीकार करता हूँ। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। उस समय पूरे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह से स्तब्ध था। यहाँ तक कि चू परिवार की कुछ युवा पीढ़ियां भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आदित्य में अपनी टकटकी लगाती है और उनके गज झटके से भरे हुए थे। वे सवालों से भरे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। केवल वे लोग जो एजो ड्रैगन स्कूल से थे ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि वे आदित्य से नहीं मिलकर भाग्यशाली थे, वरना वे ठीक वही विकल्प करते होंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने शब्दों से चिपके रहते हैं। आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। इसके अलावा एक ही समय में भीड़ में एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का एक बड़ा समूह चू परिवार के पुरुष के आसपास था और बिना संयम के सिल्वर को अपने हाथ में ले गया। एक हड़पने के साथ ये खाली हो गया। वह चू परिवार का पुरुष भी रोना चाहता था क्योंकि उसने अपने खाली बैग को देखा था। उसने गहराई से महसूस किया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। जब वे आदित्य को देखते थे तो सभी एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्यों ने क्यों स्वीकार किया? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह ये नहीं सोच सकता था कि आदित्य ने उन्हें क्या दिया था ताकि उन्हें इतनी आज्ञाकारी रूप से स्वीकार किया जा सके। तारांकन टकराना। एक अन्य चरण में नंदनी युद्ध के चरण से नीचे गिर रही थी। यदि यह चू परिवार के बुजुर्गों के लिए नहीं था जो मंच से दूर थे, जो उसे सही समय पर पकड़ा गया था, तो वह निश्चित रूप से भारी घायल हो गया होगा। नंदनी एजियो ड्रैगन स्कूल के मार्शल कौशल के बारे में कुछ भी महान नहीं है। जकीर मंच से नीचे चला गया और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लटका दी गई। जिकिर, आपकी खेती का स्तर मुझसे अधिक है। अगर मैं भी 5वें स्तर पर होता तो मैं जरूरी नहीं कि मैं खो गया हो। नंदनी ने कड़वाहट के चेहरे के साथ कहा, यह सही है, लेकिन मेरी खेती आपसे अधिक है और यह भी मेरी क्षमता पर निर्भर है। जकीर ठंड से मुस्कुराया और कहा, आप। नंदनी ने गुस्से में अपने दांतों को पीस दिया और उसके दिल में एक अकथनीय शिकायत थी।
वह पहले से ही आत्मा के दायरे के 4वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी, और अगर कुछ दिनों बाद सभा थी, तो वह निश्चित रूप से आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में टूट गई होगी। लेकिन जब से वह हार गई और वह कुछ भी बचाव नहीं करना चाहती थी। जिकिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप नंदनी से 1 साल बड़े हैं। एक बड़े भाई के रूप में आप छोटी बहन के खिलाफ जीतते हैं। क्या इस पर गर्व करने लायक है? अचानक एक आवाज लग रही थी। देखो, नंदनी प्रसन्न थी। उसने देखा कि आदित्य शांति से कुछ पारिवारिक वरिष्ठों के नेतृत्व में चल रहा था। आदित्य, आप मेरे अगले प्रतिद्वंद्वी हैं। आदित्य को देखकर ज़कीर स्पष्ट रूप से बहुत खुश था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा सबक देना चाहता था, वह आदित्य था। डर गया? यदि आप डर गए हैं तो आप हार मान सकते हैं। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, हाँ, अगर मैं आप में से बकवास को नहीं हराता तो इसका मतलब यह है कि आपने कल एक साफ डंप लिया था। ज़कीर ठंड से सूंघा और मंच पर छलांग लगा दी। उन्होंने आदित्य की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ उठो। आदित्य, क्या आप आश्वस्त हैं? नंदनी थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसे लगा कि ज़कीर आदित्य को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चिंता मत करो, मुझे केवल उसके जैसे लोगों के खिलाफ एक बार हमला करने की जरूरत है। आदित्य बेहोश मुस्कुराया और मंच की ओर चलने जा रहा था। लेकिन उस समय नंदनी ने आदित्य का हाथ खींच लिया और चुपचाप पूछा, आदित्य, क्या आपको इनकोर्ट शिष्य परीक्षा में पहली बार मिला? आदित्य ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन नंदनी की टकटकी को देखकर जो जवाब के लिए तरस रहा था, वह उससे झूठ नहीं बोल सकता था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था, और उसके बाद वह छलांग लगा और मंच पर उतरा। उस पल में नंदनी ने ठोस व्यक्त किया। उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी लगातार चली गई, और यहां तक कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। हालांकि उसके पास पहले से ही उसके दिल में जवाब था, फिर भी उसे लगा कि आदित्य से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ये समझ से बाहर था। उसने अपना सिर उठाया और ज़कीर को देखा, जो जीतने के लिए दृढ़ था, और उसके मुंह के कोने एक प्यारी मुस्कान के रूप में उठे। किसी कारण से उसने ज़कीर के लिए सहानुभूति का एक स्पर्श महसूस किया। अध्याय 34। सभी को तेजस्वी। मौका आखिरकार आ गया है। ये देखकर कि आदित्य का प्रतिद्वंद्वी ज़कीर था, चू परिवार के पुरुष का अवसाद तुरंत हवा में बह गया था। इसे प्रतिस्थापित करना एक बेहद खुश चेहरा था। जाहिर है, वह जानता था कि ज़कीर की किस तरह की शक्ति थी। वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर में था, और वह चू परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में होने में सक्षम था। आदित्य के खिलाफ ज़कीर की टकराव को देखने के बाद वह बता सकता है कि उन दोनों में से दोनों तरह के शर्तों पर नहीं थे। ज़कीर निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें यकीन था कि आदित्य हार जाएगा। क्या आप सभी ने अधिक शर्त लगाने की हिम्मत की है? उस चू परिवार के पुरुष ने उसके गले को चिल्लाया। बेशक, लेकिन क्या आपके पास अभी भी पैसा है? चू परिवार के पुरुष से सभी सिल्वर जीतने वाले लोग हंसे और कहा, HMPH, क्या तुम मुझे देख रहे हो? पुरुष ने ठंड से कहा कि और अपनी जेब से 2 सेंट स्पिरिट घास निकाले। जब तक आप हिम्मत करते हैं, तब मैं अंत तक आपके साथ खेलूंगा। अपने हाथ में संत आत्मा घास को देखकर आसपास के बहुत सारे जमीन अवाक थे। सेंट स्पिरिट ग्रास एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा थी, और उनमें से एक सोने के 1 ताल के लिए बेच सकता था। ये चांदी के 100 टेल्स के बराबर था। ये देखकर कि चू परिवार के पुरुष ने एक बार में 2 को बाहर निकाला, बहुत से लोग उसके साथ दांव लगाने के लिए योग्य नहीं थे। लेकिन बस अपने दांव को देखकर उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसके साथ दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग इतने बड़े दांव को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आप काफी बोल्ड हैं, मैं आपके साथ एक बार खेलूंगा। लेकिन उस बड़े व्यक्ति ने वास्तव में 2 सेंट स्पिरिट ग्रास को निकाला और इसे चू परिवार के पुरुष के चेहरे के सामने दिखाया। अच्छा, ये देखकर चू परिवार के पुरुष बेहद प्रसन्न थे। जिस गड्ढे को खोदा गया वह उथला नहीं था, और बदला लेने का मौका उसकी आंखों के सामने सही था। जल्दी से देखो, शो शुरू होने जा रहा है। बस उस समय किसी ने जोर से चिल्लाया। मंच पर देखते हुए ज़कीर ने पहले ही आदित्य की ओर भयंकर हमले शुरू कर दिए। हुश हुश हुश। ज़कीर आदित्य के सामने पहुंचे और अपनी दोनों मुट्ठी के साथ हमला किया, लेकिन अपने पैरों का उपयोग नहीं किया। एक हमला दूसरे की तुलना में तेज था, और एक मुट्ठी के बाद एक मुट्ठी सही थी। हवा उसकी मुट्ठी के घूंसे से बनाई गई थी, और वे साधारण हमले नहीं थे। यह एक भयंकर मुक्केबाजी तकनीक थी, एक रैंक 2 मार्शल कौशल। आदित्य ने उन हमलों से बाएं और तुरंत दूर चला गया, जो हॉलिंग विंड और स्टॉर्म की तरह थे।
वह छिपा हुआ था कि ज़कीर उस प्रवीणता के लिए रैंक 2 कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। यह अन्याय नहीं था कि नंदनी हार गई। अफसोस की बात यह है कि उनके लिए इस तरह के कौशल 100 खामियों की तरह थे जो एक हित भी नहीं कर सकते थे। तारानकंटा अचानक आदित्य ने अपने पीछे हटने वाले कदम रोक दिए और अब और चकमा नहीं दिया। वह बस चुपचाप ज़कीर के हमले के आने का इंतजार कर रहा था। अच्छा मौका, ये देखकर ज़कीर ने ये भी सोचा कि आदित्य ने गलती की है। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और आदित्य के चेहरे की ओर अपना पंच फेंकना शुरू कर दिया। उस पल में आदित्य के लिए चिंतित लोगों ने ठंडे पसीने की एक बूंद को टपकाया। उन्हें डर था कि आदित्य उस हमले को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप एक इंसान थे तो आप महसूस कर सकते थे कि ज़कीर की शक्ति उसके पंच में कम नहीं थी। आदित्य से नफरत करने वाले लोगों के लिए वे आनंदित थे। वे उस पल के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वे चाहते थे कि ज़कीर उस एक पंच के साथ आदित्य को मारे। लेकिन निश्चित रूप से आदित्य उन लोगों को निराश करने जा रहा था। हाँ, अचानक आदित्य चिल्लाया और असीम दबाव उसके शरीर से विस्फोट हो गया। उनका एक पंच बिजली की तरह था और यह सीधे ज़कीर के पंच की ओर चला गया। तारांकन दरार 2 मुट्ठी टकरा गई और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज गई। आह! उसी समय ज़कीर ने रोया और उसने अपने दाहिने हाथ को गले लगाया। वह मंच पर लुढ़क गया और दर्द में हाउलिंग शुरू कर दिया। 6वें स्तर स्पिरिट रियलम। उस पल में ये प्रशिक्षण मैदान के बाहर या अंदर हो, हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि भैरवनाथ भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखों को चौड़ा कर रहे थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य हुआ। आदित्य के पिता भैरवनाथ के लिए वह अचानक खड़े हो गए और उनका शरीर भावनात्मक रूप से कांप गया। आदित्य ने जिस तात्कालिक पर हमला किया, उसमें लगभग सभी लोग महसूस कर सकते थे कि आदित्य का दबाव आत्मा के दायरे का एक वास्तविक 6वां स्तर था। ये कैसे हुआ? क्या आदित्य चू परिवार का कचरा नहीं था? उसके पास 6वें स्तर की शक्ति कैसे हो सकती है? क्या वह आरव और रितिश के समान नहीं है? चू परिवार की भीड़ के भीतर झटके की आवाजें अंतहीन रूप से गूंजती थीं। वे संभवतः इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। आदित्य, वह दरअसल यहाँ तक कि नंदनी, नागेश, तन्वी, अनीश, राकेश, सतीश और अन्य एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग भी हैरान थे। वे जानते थे कि आदित्य बेहद मजबूत था, क्योंकि वह खुद से 40 भयंकर जानवरों को मार सकता था और आंतरिक अदालत के शिष्य परीक्षा में है शेख था। लेकिन उन्होंने केवल यह अनुमान लगाया कि आदित्य के पास आत्मा के 5वें स्तर की शक्ति थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह 6वें स्तर पर था। 6वें स्तर आत्मा क्षेत्र। उनकी पीढ़ी में उन्हें पहले से ही एक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। आदित्य उस वर्ष केवल 15 थे और 15 साल की उम्र में आत्मा के दायरे के 6वें स्तर पर होने का मतलब था कि उनके पास असीमित क्षमता थी। न केवल चू परिवार ने पूरे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वे आदित्य की ताकत से स्तब्ध थे। एक 15 साल का बच्चा जो स्पिरिट के 6वें स्तर पर था, वह चू परिवार में दिखाई दिया। यह एक विस्फोटक खबर थी और एक तरह से आदित्य की ताकत आरव और रितिश की तुलना में और भी अधिक चौंकाने वाली थी। आखिरकार आदित्य उन दोनों की तुलना में 2 साल छोटा था। 2 साल के समय में आदित्य की ताकत के साथ उसके लिए आत्मा के 7वें स्तर के माध्यम से टूटना असंभव नहीं था। जीनियस! यह एक वास्तविक प्रतिभा है। चू परिवार इस तरह की प्रतिभा को छिपा रहा था। इस पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है। ऐसा लगता है कि चू परिवार के पास एक योग्य उत्तराधिकारी है और प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाशाली लोगों से दिखाई देते हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां न केवल इस छोटे से झुकाव वाले पहाड़ी शहर तक सीमित होंगी। विभिन्न शक्तियों के लोगों ने अंतहीन प्रशंसा की। चू परिवार का भविष्य आदित्य और दूसरे के प्रदर्शन द्वारा दिखाया गया था। लेकिन उनके अपने परिवार के पास ऐसी उत्कृष्ट युवा पीढ़ी नहीं थी। तो उसके पास उस तरह की ताकत थी। आरएवी जो अभी भी मंच पर था, वह भी आदित्य की शक्ति से आकर्षित था। उसके चेहरे पर असंबद्ध खुशी बढ़ गई। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? ये बस है। लेकिन अन्य लोगों के सदमे की तुलना में एक निश्चित क्षेत्र में एक चू परिवार का पुरुष जमीन पर बैठ गया। उस पल में वह अंत में जानता था कि क्यों तन्वी, सतीश, अनीश और राकेश लगातार स्वीकार करेंगे। उन्होंने यादृच्छिक रूप से ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि आदित्य के पास वह पूर्ण शक्ति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वह बड़ा व्यक्ति चला गया और 2 सेंट स्पिरिट घास को दूर ले गया। यह देखते हुए कि उसकी संत आत्मा घास किसी के द्वारा ली गई थी, चू परिवार के पुरुष ने उसकी आंखों में एक बेजान नजर रखी थी, जैसे कि वह पूरी तरह से निराश हो गया हो।
अचानक उसने अपनी बाहों को स्थानांतरित कर दिया और 2 बार अपना चेहरा थप्पड़ मारा, फिर एक कम आवाज में चिल्लाया, बेवकूफ। आसपास के लोग उसके आंदोलनों को समझ सकते थे। हालांकि यहाँ कोई गरीब लोग नहीं थे, वे बेहद अमीर लोग नहीं थे। 2 सेंट स्पिरिट ग्रास ले जाया जाना किसी के लिए बहुत बड़ा झटका था। समझ रही थी, लेकिन किसी ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं की। चू परिवार में एक वरिष्ठ के रूप में उन्होंने उसी परिवार से युवा पीढ़ी के एक व्यक्ति को बदनामी किया। दूसरों की नज़र में ये वही कहा जाता था जो उसने बोया था। अच्छी तरह से लायक। प्रशिक्षण के मैदान के बाहर के लोग आदित्य की ताकत के कारण चिल्ला रहे थे। उस समय उन्होंने पहले से ही एक और मंच पर कदम रखा, लेकिन उस पल में आदित्य का चेहरा बहुत बदसूरत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बड़ा भाई आरव था। अध्याय 35 कठोर युद्ध के मंच पर दोनों भाई अपनी 4 आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य का चेहरा बेहद बदसूरत था, जबकि आरव की मुस्कान थी। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि अपनी भावनाओं को प्रसारित करने के लिए अपने गज़ का उपयोग कर रहे हैं। आरव आदित्य के लिए खुश थे, चूंकि वह उस उम्र में आत्मा के दायरे के 6वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा अपने से अधिक हो गई थी। अचानक आरव का मुंह थोड़ा खुल गया और उसने अपना सिर घुमाया और चू परिवार के वरिष्ठ नागरिकों की ओर बात करना शुरू कर दिया जो मंच से दूर थे। मैं मानता हूं। लेकिन जब वे 2 शब्द सामने आए तो आरव की मुस्कान तुरंत जम गई। यद्यपि वे शब्द थे जो वह कहना चाहते थे, वे उसके द्वारा नहीं कहा गया था। भाई तुम। आरव ने आदित्य की ओर देखा और उसकी टकटकी गुस्से से भर गई। वह मूल रूप से आदित्य को मौका देना चाहता था, लेकिन आदित्य तेजी से एक कदम था। आदित्य चेहरा पहले से ही बहुत बेहतर था क्योंकि वह शांति से आरव के बगल में चला गया था, मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि जैसा कि आप दोनों एक प्रथम दर स्कूल के शिष्य हैं, आप उनके प्रतिद्वंद्वी होने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उसे हराएं और उस वर्ष से हमारी शर्म को धो लें। उसे हरा दें और उसे बताएं कि चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति कौन है। ये कहने के बाद आदित्य ने सुरुचिपूर्ण ढंग से मंच छोड़ दिया, लेकिन उनके कार्यों ने निस्संदेह एक और विशाल लहर स्थापित की। कुछ लोगों ने सोचा कि आदित्य स्नेही था और अपने बड़े भाई को एक मौका दिया, लेकिन कुछ लोग भी थे जो महसूस करते थे कि आदित्य उनकी सीमाओं को जानता था। वह जानता था कि वह आरव या रितिश का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आरव का दिल इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि उसके छोटे भाई का क्या मतलब है। जब आदित्य ने स्वीकार किया तो प्रतियोगिता अंतिम चरण में प्रवेश कर गई। आरव और रितिश, वे दोनों आत्मा के दायरे के 6वें स्तर पर थे और दोनों ने एक प्रथम दर वाले स्कूल में प्रवेश किया। किसी भी अधिक सस्पेंस के बिना वे अंतिम विरोधी बन गए। प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक क्षण भी पहुंच गया था। लगभग सभी की टकटकी 2 युवाओं के शवों पर केंद्रित है और चू परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत के लिए लड़ाई शुरू हुई। हुश उनमें से दोनों ने धमाकों का आदान प्रदान किया और सभी प्रकार के चकाचौंध वाले मार्शल कौशल का उपयोग उनके द्वारा संयम के बिना किया गया था। वे वास्तव में एक प्रथम दर वाले स्कूल के शिष्य थे। न केवल जहां उनके कौशल मजबूत हैं, उनकी लड़ाई तकनीक भी शीर्ष गुणवत्ता थी। जैसा कि शानदार कौशल और तेज हवा मंच पर ऊपर और नीचे उड़ रही थी, उन दोनों ने सभी के लिए एक दृश्य दावत प्रस्तुत की। भाई, आपको जीतना होगा। लेकिन जब अधिकांश लोग सराहना के मूड में थे, तो आदित्य को केवल उम्मीद थी कि आरव जीत जाएगा। ये लड़ाई केवल खिताब के लिए नहीं थी, ये भी प्रतिनिधित्व कर रहा था कि उस वर्ष रितीश द्वारा चिन्हित आदित्य और आरव के अपमान को मिटा दिया जाएगा या नहीं। तारांकन टकराना। लेकिन जब आरवीआईएस के भारी पंच द्वारा आरव ने खून के मुंह से मंच से उड़ान भरी, तो आदित्य की सभी उम्मीदें तुरंत धूल के साथ गायब हो गईं। भाई, आदित्य ने इस तरह से भागा जैसे कि वह आरव के प्रति पागल हो और वह गहराई से डर गया कि उसका बड़ा भाई बहुत घायल हो गया था। जब वह आरव के सामने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आरव चुपचाप उसे देख रहा था, जिसमें 2 धाराएं आंसू गिरती हैं। उन्होंने एक बेहद शर्मनाक स्वर के साथ कहा, आपका बड़ा भाई बेकार है और मैंने आपको निराश किया है। ऐसा कहने के बाद आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गए। ये देखते हुए कि उसके भाई की चोटें इतनी भारी थीं, आदित्य तुरंत घबरा गए। जैसे मैंने कहा, प्रतियोगिता में आप बेहतर तरीके से मुझसे मिलते नहीं हैं या फिर मैं आपको तब तक मारूंगा जब तक आप वापस नहीं आ सकते। तो क्या मैंने क्या कहा? मंच पर जो रिति को ठंड से मुस्कुराया और आदित्य को देखा। उसका लहजा मौक से भर गया था। कमीने, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
ये देखकर आदित्य एक गुस्से वाले बाघ की तरह था। वह मंच पर छलांग लगाना चाहता था और तय करना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ था। आदित्य, बंद करो। लेकिन इससे पहले कि आदित्य भी छलांग लगाते, एक मजबूत हाथ आदित्य के कंधे पर कसकर पकड़ लिया। वह घूमकर देखा। वह उनके पिता भैरवनाथ थे। दौर पहले से ही सेट है। दूसरों द्वारा मजाक के रूप में नहीं देखा जाए। हालांकि भैरवनाथ का स्वर शांत था, आदित्य बता सकता था कि भैरवनाथ उसके टकटकी से कितना गुस्सा था। ये सही था। जब उन्होंने अपने बेटे को इस तरह से पीटते देखा तो कौन से पिता नाराज नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की स्थितियों में उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ा। ये सही है। आज्ञाकारी एक, अपने पिता की बात सुनो वरना आपके पिता गुरु की स्थिति के लिए मौका खो देंगे। रितेश ने मजाक करना जारी रखा। कॉन्फे, मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा सा स्वामित्व के साथ बोलते हैं। उस अभिमानी रितेश का सामना करते हुए भैरवनाथ का चेहरा मदद नहीं कर सकता, लेकिन ठंडा हो गया। पांचवे चाचा, मैं कहाँ गलत हूँ? तथाकथित विजेता राजा है, हारे हुए चोर है। विजेता के रूप में मैं हारने वाले का अपमान कर सकता हूँ। यह मेरे अधिकार के साथ है। रितेश ने अस्वीकृति से कहा, ये सही पांचवे चाचा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपने पहले से ही मास्टर की स्थिति पर अपना मौका खो दिया है। नाराज होने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल अपने दो बेटों को दोष दे सकते हैं। यदि वे मुझे पीट सकते थे तो मास्टर की स्थिति आपकी होती। लेकिन क्या शर्म की बात है। जो जीत गया वह है रितेश और आपके दो बेटे नहीं। हाँ, रितेश ने अपनी पागल हंसी को दूर ले गए क्योंकि वह चलते थे। उस पल में आदित्य का गुस्सा जल रहा था, लेकिन वह केवल सहन कर सकता था। वह ऋण जो रितेश छोड़ दिया, जल्दी या बाद में वह ये सब ब्याज के साथ वापस दे देगा। लेकिन वह अभी नहीं कर सका क्योंकि वह सभा के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। विशेष रूप से अब ये परिवार के गुरु को चुनने में उनके पिता का महत्वपूर्ण क्षण था ताकि वह किसी भी तरह से भैरवनाथ पर बोझ न बना सके। ठीक उसी तरह प्रतियोगिता के पर्दे गिर गए। रितेश प्रतियोगिता का विजेता बन गया और जनता की मंजूरी के साथ चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति भी। स्वाभाविक रूप से रितेश और उनके पिता गार्वित सभा के सबसे बड़े विजेता बन गए। सभी ने महसूस किया कि चूंकि रितेश प्रतियोगिता में पहले स्थान पर पहुंच गई, गार्वित के परिवार के मास्टर का पद प्राप्त करने का मौका और भी बड़ा था। वास्तव में ऐसा था। भैरवनाथ ने व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में पहले होने के लिए इनाम दिया। यहां तक कि उन्होंने रितेश को सभा के बाकी विवरणों को देखने के लिए अपने बगल में बैठने दिया। उसकी आंखें प्यार में डूब रही थीं। चू परिवार के जूनियर्स में कुछ कौशल है, लेकिन दुख की बात है कि यह केवल चू परिवार के भीतर सीमित है। लेकिन जैसे ही चू परिवार ने प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की, उपहास से भरी एक आवाज अचानक बाहर हो गई। लोगों ने अपने गजों पर ध्यान केंद्रित किया और हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन खाली घूरना। अवलोकन भीड़ में एक निश्चित क्षेत्र में एक युवक खड़ा था। युवक केवल 17 या 18 साल का था, लेकिन उसकी जोड़ी आंखें बहुत गंभीर थीं। वह वर्तमान में उस टकटकी का उपयोग उस रितेश को घूरने के लिए कर रहा था जो भैरवनाथ के बगल में था। तुम कौन हो? तुम मेरे चू परिवार में इतनी अत्याचार कैसे व्यवहार करते हो? किसी ने जोर से पूछा। मैं पहली दरसों परिवर्तन स्कूल का आंतरिक अदालत शिष्य हूँ। हार्श, पियर ट्री टाउन के जू परिवार के संजय का बेटा। इसके अलावा मैं यहाँ अत्याचार से व्यवहार करने के लिए नहीं हूँ। मैं बस चू परिवार से अपने साथियों से थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ। हर्ष ने सार्वजनिक रूप से चू परिवार की युवा पीढ़ी को चुनौती दी, जिससे चू परिवार के बुजुर्गों को बेहद नाराज हो गया। एक के बाद एक उन्होंने संजय की आलोचना की। तुम सब इतने घबराओ क्यों? मेरे बेटे ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा। ये सिर्फ कुछ सीखने से नहीं है, न कि कुछ जीवन और मृत्यु लड़ाई। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर आप आश्वस्त नहीं हैं और महसूस करते हैं कि आपके चू परिवार की युवा पीढ़ी में मेरे बेटे के खिलाफ जीतने की क्षमता नहीं है, तो हम इस पल को छोड़ सकते हैं। संजय बेहोश होकर मुस्कुराया और कहा। उन शब्दों ने चू परिवार को पूरी तरह से फंसा दिया। यदि वे चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे भविष्य में एक हंसी के लिए कम हो जाएंगे। तो चुनने के लिए उनके सामने केवल एक सड़क थी। अध्याय 36। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। हॉन्फे, क्या आप आश्वस्त हैं? भैरवनाथ ने उस रितेश को देखा जो उसके बगल में था। दादा, मैं 10 चालों में लोगों को इस तरह से बसा सकता हूँ। रितेश ने कहा कि वह आत्मविश्वास से भरा था। बहुत अच्छा, जाओ इस चू परिवार को हमारे चू परिवार की युवा पीढ़ी की ताकत बताएं। भैरवनाथ संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। जी श्रीमान। रितेश ने दौड़ा जैसे कि वह उड़ रहा है तो अचानक छलांग लगा दी।
हवा में एक सुंदर फ्लिप के बाद वह मंच पर उतरा। कचरा जू परिवार, आइए देखें कि क्या आप मेरी 10 चालें ले सकते हैं। रितेश ने तुरंत हमला किया और सुंदर मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट प्रदर्शित किया क्योंकि वह कठोर रूप से हर्ष पर आरोपित था। हालांकि हर्ष ने भी चकमा नहीं दिया। अवमानना उसकी आंखों में भर गया था और केवल जब तक रितेश करीब नहीं पहुंच गया उसने आगे कदम बढ़ाया, अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। तारांकन टकराना। उस थप्पड़ के साथ कोई भी क्षितिज में रक्त का एक सुंदर फूल देख सकता था। टाइगर के रूप में जो मजबूत था वह तुरंत एक पतंग की तरह हो गया जो उसके स्ट्रिंग के साथ टूट गया था। वह हवा के माध्यम से वापस उड़ गया और जमीन पर उतरा। एक चाल। उन्होंने केवल एक कदम का इस्तेमाल किया। चू परिवार की युवा पीढ़ी में एक व्यक्ति, रितेश, जो स्पिरिट रियल के 6वें स्तर पर था, वह जू परिवार के युवक से एक कदम भी लेने में सक्षम नहीं था। ये नुकसान वास्तव में दुखद था। प्रभावशाली। वह युवक जिसे हर्ष कहा जाता है वह आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। इस उम्र में उस मंच पर पहुंचना, क्या वह भविष्य में सभी सामान्य ज्ञान को नहीं तोड़ेंगे? वह सच्ची प्रतिभा है। उस पल में सब कुछ विकार में था। हर्ष की शक्ति से वे चौंक गए क्योंकि वे सभी प्रकार के चिल्ला रहे थे। एक थप्पड़ में रितेश को हराने में सक्षम होने के लिए उसकी नंगे ताकत का पता चला। संजय के बेटे के पास ऐसी प्रतिभा है। भैरवनाथ का चेहरा पीला था और उसके मुंह के कोने चिकोटी काट रहे थे। न केवल रितेश हार गई, वो इतनी अच्छी तरह से हार गई। इसके साथ हर कोई जानता था कि चू पारिवारिक पीढ़ी जू परिवार की युवा पीढ़ी को हराने में असमर्थ थी। वे एक हमला भी नहीं कर सकते थे। इसने भैरवनाथ को लगता है कि उनका चेहरा अस्तित्वहीन था। उसने अपना सारा चेहरा खो दिया, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह अपने पोते की प्रतिभा की कमी को सही नहीं कर सकता है। आखिरकार उनके चू परिवार के पास कोई मिसाल ऐसा नहीं था जो इतना प्रबल था। हा, चू परिवार की युवा पीढ़ी केवल इतना है। संजय ने अपने घमंडी हंसी और परिवार के समूह को हर्ष के मंच पर लाया। क्या चू परिवार में कोई है जो मेरे साथ लड़ाई करने की हिम्मत करता है? हर्ष ने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने चू परिवार की युवा पीढ़ी के प्रति तिरस्कार की टकटकी लगा दी। उस पल में, हालांकि चू परिवार के सभी लोग बेहद गुस्से में थे, किसी ने भी चुनौती लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि वे हर्ष को हरा नहीं पा रहे थे। यदि वे अभी भी इसके बावजूद ऊपर गए तो इसका मतलब ये होगा कि वे खुद को अपमानित कर रहे थे और लोगों की उन पर कम राय होगी। बस इसे तियानी छोड़ दो। चू परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। बस उन्हें जाने दो, संजय ने हंसते हुए कहा, और यह बेहद मजाक था। HMPH ये देखते हुए कि उनके पास अपना रास्ता था, कठोर ठंड से सूंघा और संजय के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन बस उस समय एक गड़गड़ाहट जैसी चिल्लाहट अचानक बाहर निकल गई। उसी समय एक शरीर हवा में छलांग लगा और एक सुंदर वक्र के साथ मंच पर मजबूती से उतरा। आदित्य। मंच पर शरीर को देखकर हर कोई हैरान था। आदित्य, वापस आओ, भैरवनाथ जल्दी से चिल्लाया क्योंकि उन्हें डर था कि आदित्य रितेश के समान स्थिति में होगा। वास्तव में शर्मनाक। भैरवनाथ का चेहरा हरा हो गया। उन्होंने महसूस किया कि आदित्य की हरकतें केवल चू परिवार के लिए अधिक चेहरा खो देंगे। लड़का, आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? हर्ष ने आदित्य की ओर देखा और उसे अपनी आंखों में नहीं रखा। आप जानते हैं कि जब आप कोशिश करते हैं। आदित्य शांति से मुस्कुराया और कहा। अच्छे से। हर्ष ने आगे छलांग लगाए और तुरंत हवा का एक विस्फोट हो गया। एक झपकी में वह आदित्य के सामने पहुंचे। उन्होंने अभी भी उस थप्पड़ का इस्तेमाल किया और उन्होंने अभी भी उस स्थान पर लक्षित किया। वह चाहता था कि आदित्य रितेश के रूप में दुखी हो जाए। उस पल में कुछ चू परिवार के सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और नंगे नहीं देखा। उन्हें आदित्य के लिए खेद महसूस नहीं हुआ, लेकिन वे उन आदित्य को नहीं देखना चाहते थे जो चू परिवार के चेहरे से और भी अधिक होने जा रहे थे। वुश, लेकिन जैसा कि लोगों ने सोचा था कि आदित्य निश्चित रूप से हार जाएगा, उसका शरीर थोड़ा और झुक गया और उसने आसानी से हर्ष के हमले को चकमा दिया। उसके बाद आदित्य ने हर्ष के चेहरे पर एक बैकहैंड थप्पड़ करने का लक्ष्य रखा। यह आदित्य की गति बस बहुत तेज थी और जो कठोर था उसे कम करके आंका गया था। वह तुरंत अपना दूसरा हाथ ले गया और आदित्य के थप्पड़ को बलपूर्वक अवरुद्ध करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हर्ष का हाथ आदित्य के हाथ को छूने जा रहा था, आदित्य का हाथ उतार चढ़ाव और अंततः गायब हो गया। लानत है, यह एक गहरा मार्शल कौशल है। हर्ष अपने अनुभव के साथ उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आदित्य की भ्रम की हथेली पहले से ही हर्ष की छाती को मजबूती से मारती है। तारांकन टकराना। टा टा टा।
हथेली उतरा और कठोर कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। मजबूत शक्ति ने लगभग उसे मंच से गिरा दिया। देखो, आदित्य वास्तव में कठोर पर एक हिट उतरा। क्या एक मजबूत तकनीक है। वह आत्मा के दायरे के 7वें स्तर पर एक व्यक्ति से एक छोटा सा लाभ प्राप्त करने में सक्षम था। आश्चर्य का रोना हर जगह उछला और सभी ने महसूस किया कि यह अकल्पनीय था। यहाँ तक कि चू परिवार के सदस्य जो आदित्य से नफरत करते थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखों को उनके चेहरे पर झटके के निशान के साथ चौड़ा करते थे। थप्पड़ जिसने एक हड़ताल में रितिश को हराया। न केवल आदित्य ने इसे चकमा दिया, वह भी कठोर पर एक हिट पर उतरा। इसका क्या मतलब था? कम से कम इसका मतलब था कि आदित्य की शक्ति रितिश की तुलना में बहुत मजबूत थी। दूसरों का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन यहाँ तक कि भैरवनाथ, जिन्होंने अधिक ध्यान देने से पहले गुस्से में महसूस किया और विस्मय उनकी टकटकी में भरा हुआ था। थोड़ा कुशल, लेकिन मैं इस बार आप पर आसान नहीं हुआ। तारांकन बैंग हर्ष अचानक आगे बढ़ गया और यहाँ तक कि मंच भी उसके कदम से थोड़ा कांप गया। एक मजबूत बल के साथ वह एक बार फिर आदित्य के सामने पहुंचे। दोनों हथियार फैल गए थे। मुट्ठी की छाया ने हवा को भर दिया और उनके साथ तेज हवा लाए। वे एक बारिश की तरह थे जो हवा के साथ चले गए। रैंक 3 मार्शल स्किल। भीड़ हैरान थी। वे बता सकते हैं कि हर्ष एक रैंक 3 मार्शल कौशल का उपयोग कर रहे थे जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। आदित्य संभवतः उस ताकत के अलावा उस तरह के मार्शल कौशल के खिलाफ बचाव नहीं कर सकता था। ये सही समय पर आया था, लेकिन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्य हर्ष के भयंकर हमलों से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी दोनों बाहों की आवाजाही के साथ अनगिनत हथेलियां धीरे धीरे आ गईं। हथेली की हर छाया अतुलनीय रूप से वास्तविक थी। ये देखने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसा लगता है जैसे आदित्य का शरीर अनगिनत मात्रा में हथियार बढ़ा। ये जो आभा उत्सर्जित किया गया था, वह हर्ष से भी अधिक मजबूत थी। तारांकन बैंग 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 अनगिनत मुट्ठी अनगिनत हथेलियों के खिलाफ चली गई। उस समय किसी को भी फायदा नहीं हुआ था क्योंकि वे लड़ाई करते थे। तारांकन हु टिल्डर टिल्डर। उस पल में भीड़ फिर से उबलने लगी। ये बहुत अधिक नहीं होगा यदि आदित्य केवल रैंक 3 कौशल का उपयोग करता है, लेकिन उन्होंने रैंक 3 मार्शल स्किल का इस्तेमाल एक स्तर पर किया जिसने उन्हें कठोर बना दिया। ये पता होना चाहिए कि वह केवल 6वें स्तर पर था जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 7वें स्तर पर था। यह आदित्य वास्तव में इस कौशल का उपयोग कर रहा है। थोड़ी देर के लिए अवलोकन करने के बाद नागेश अचानक समझ गए और उसके चेहरे पर झटका सघन हो गया। नागेश, आदित्य किस कौशल का उपयोग कर रहा है? अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज उसके बगल में बजा दी। अपने सिर को देखने के लिए ये भैरवनाथ था। झटके को भैरवनाथ के चेहरे पर भी लटका दिया गया था, लेकिन जिस टकटकी में वह आदित्य को देख रहा था उसके भीतर यह एक उत्तर की लालसा से भरा था। अध्याय 37 सभी को चौंकाने वाला। मूल चरण के एक विशेषज्ञ के रूप में भैरवनाथ ने यह भी पाया कि आदित्य रैंक 3 कौशल का उपयोग कर रहा था और यह कौशल कठोर का उपयोग करने की तुलना में बहुत अधिक रहस्यमय था। उनके अनुभव के अनुसार उस तरह का कौशल उसमें प्रशिक्षित करना बहुत कठिन था, फिर भी आदित्य ने ऐसा लग रहा था कि पहले ही इसमें महारत हासिल है। इसलिए चकित महसूस करने के अलावा वह जानना चाहता था कि यह किस तरह का कौशल था। दादा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कौशल आदित्य का उपयोग कर रहा है अजूर ड्रैगन स्कूल द इल्यूजन पाम के पूरे आंतरिक कोर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कठिन कौशल है। नागेश ने गंभीरता से कहा, क्या ये पूरे आंतरिक अदालत के भीतर प्रशिक्षित करने के लिए सबसे कठिन कौशल है? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह लड़का ये प्रभावशाली था। भैरवनाथ ने ठंडी हवा की सांस ली। केवल इतना ही नहीं दादा, इस वर्ष के इनकोर्ट शिष्य परीक्षा में एक भयंकर व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर जानवरों को खुद से जूझ दिया। सभी शिष्यों के आगमन से पहले उन्होंने सभी भयंकर जानवरों को मार डाला और पहले होने के लिए इनाम लिया। उद्धरण चिन्ह। और हमें लगता है कि उग्र व्यक्ति आदित्य है, नागेश ने बयान जारी रखा। नागेश के शब्दों को सुनकर भैरवनाथ का चेहरा एक बार फिर से बदल गया और वह इतना हैरान था कि वह बोल भी नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत आदित्य की ओर देखा, केवल ये कि उनकी टकटकी पूरी तरह से अलग थी। उस पल में उसके दिल में एक विचार था, शायद आदित्य वास्तव में चू परिवार के चेहरे को ठीक करने में सक्षम था। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू परिवार के चेहरे को ठीक होने के लिए इस बच्चे पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार वह वास्तव में चू परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन आदित्य उनकी एकमात्र आशा थी। हुश हुश। ये निर्धारित करना बेहद कठिन था कि आदित्य और कठोर के बीच लड़ाई में ऊपरी हाथ किसके पास था।
पर्यवेक्षक ये नहीं बता सकते थे कि इसका फायदा किसके पास था, लेकिन हर्ष उदासीन था। उन्होंने अपनी ताकत और अपने कौशल के साथ आदित्य पर दबाव नहीं डाला और उन्होंने केवल खुद को भी बाहर कर दिया। वह पहले से ही कई दौर के हमलों के बाद लगभग सांस ले रहा था, लेकिन आदित्य का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदलता था, जैसे कि वह नहीं जानता था कि थका हुआ क्या चीजें थीं। ये सही नहीं है। यह आदमी इस दौर में देरी कर रहा है और मेरी सारी ताकत बर्बाद करना चाहता है। हर्ष ने महसूस किया कि कुछ बंद था, जैसा कि उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इस उपवास को खत्म करने की आवश्यकता है। उस बिंदु पर सोचते हुए हर्ष ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना कौशल बदल दिया और उनके शरीर से असीम दबाव उत्सर्जित किया गया। उनका पूरा माहौल अलग था। आदित्य महसूस कर सकते थे कि जब उन्होंने ऐसा किया तो मंच और भी अधिक हिंसक रूप से कांप रहा था। हर्ष के दोनों मुट्ठी में एक चांदी सफेद रंग था जो इसे कवर करता था। यह ऐसा था मानो इस पर स्टील हो, और इसके साथ एक असंबद्ध आभा आ गई क्योंकि यह आदित्य में उड़ान भर रही थी। रैंक 4 कौशल। हर्ष की विस्फोटक शक्ति महसूस करते हुए सभी का चेहरा बहुत बदल गया। यहां तक कि भैरवनाथ का चेहरा भी कि बस शांत हो गया। रैंक 4 कौशल। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण शिष्य को प्रशिक्षित कर सकता था। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के भीतर कई शक्तियां थीं। इतने सारे लोगों से शायद एक भी नहीं था जिसमें रैंक 4 कौशल था। यहां तक कि भैरवनाथ के पास एक नहीं है। कारण बहुत सरल था। रैंक 4 कौशल में प्रशिक्षित करने वाले कल्टीवेटर निश्चित रूप से स्कूलों में महत्वपूर्ण लोग थे। उस व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां इस तरह की एक छोटी सी जगह तक सीमित नहीं होंगी। इसके अलावा न केवल रैंक 4 कौशल प्राप्त करने के लिए बेहद कठिन थे, उनमें प्रशिक्षित करने में कठिनाई भयानक थी। यहां तक कि अगर लोगों को रैंक 4 कौशल मिला तो वे इसे समझ नहीं पाए। इसलिए रैंक 4 कौशल का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण स्वाभाविक रूप से सभी को झटका देगा। यद्यपि उन्होंने रैंक 4 कौशल की पूरी शक्ति को प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन उन्हें एक प्रतिभा कहा जा सकता है क्योंकि वह इस सीमा तक इसका उपयोग करने में सक्षम थे। खो गया। आदित्य खो गया। वह अनगिनत लोगों के दिलों की आवाज थी। लेकिन अगर वह हार गया तो यह अन्याय नहीं होगा, क्योंकि यह नहीं था कि वह कमजोर था, यह उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। आखिरकार आदित्य अभी भी युवा होगा और इस हद तक हर्ष को मजबूर करने के लिए आत्मा के 6वें स्तर की शक्ति का उपयोग करके पहले से ही अपनी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बोला। यदि वह कठोर उम्र में होता है तो शायद परिणाम अलग होता। भले ही सभी को लगा कि आदित्य निस्संदेह हार जाएगा, किसी ने भी उसके दिल में उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके दिलों में आदित्य भी एक प्रतिभाशाली था। तारांकन स्वोश। लेकिन बस उस समय आदित्य ने भी अपने कौशल को बदल दिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर को कवर करने वाली मुट्ठी को रोक दिया और जो कुछ भी था वह एक आफ्टर इमेज था जिसने हर्ष के हमले को हवा की तरह चकमा दिया। तारांकन बस टिल्ड। उसके पीछे एक शरीर घूम रहा था। तेज हवा बढ़ी और यहां तक कि कुछ बिजली की चिंगारी भी थी। हर्ष की पिछली गति की तुलना में गति केवल मजबूत थी और कोई कमजोर नहीं थी। ये है आकाश। यह एक रैंक 4 कौशल है। आदित्य भी रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है। अगर यह कहा जाता है कि कठोर लोग चकित हैं, तो वर्तमान आदित्य बस लोगों को पागल कर देगा। 15 साल की उम्र में उनके पास आत्मा के 6वें स्तर की ताकत थी। वह रैंक 4 कौशल का भी उपयोग कर सकता था। वह बस टूट गया था। लेकिन जो चीज अविश्वसनीय थी वह अभी भी कठोर थी। तारांकन बस। आदित्य ने अपने पैर को बाहर निकाल दिया और बिजली के बिट्स के साथ यह कठोर की ओर बढ़ गया। लानत है। हर्ष ने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत इसे अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसका पैर का कोड़ा कितना मजबूत था। वुश। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आदित्य अचानक अपने बिजली के तेज पैर विप को वापस खींच लेगा। आदित्य ने अपने हमलावर कोण को बदल दिया और हर्ष की कमर पर लक्षित किया और फिर अपने पैर से बाहर निकाला। तारांकन टकराना। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इतनी तेजी से कि कठोर भी इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। आदित्य के पैर ने अपनी कमर को जमकर लात मारी और कुछ खुर की आवाजों के साथ कठोर उड़ गया और मंच से गिर गया। तियानी। ये देखकर संजय और अन्य चौंक गए क्योंकि वे जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए ऊपर गए थे। मत करो। अचानक हर्ष ने कहा और दर्द का एक पूरा चेहरा कहा, यह टूट गया है। कमर टूट गई है क्या? टिल्डा। पूरी जगह हिल गई। हर्ष खो गया। एक प्रथम श्रेणी के स्कूल का एक शिष्य, एक युवा व्यक्ति जो आत्मा के 7वें स्तर पर था, खो गया था। और वह एक ऐसे व्यक्ति से हार गया जो उससे 2 साल छोटा था और आत्मा के दायरे के 6वें स्तर पर था।
तारांकन हुलाला टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अचानक जो लोग सभी देख रहे थे वे खड़े हो गए और गड़गड़ाहट की तरह ताली बजाए। कुछ लोगों ने भी चीयर करना शुरू कर दिया और आदित्य के नाम को चिल्लाते रहे। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। एक व्यक्ति जो 15 साल का था, उसके पास स्पिरिट रियल के 6वें स्तर की खेती थी। वह रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी हराया जो आत्मा के दायरे के 7वें स्तर पर था। उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता था, वह बस एक राक्षस था। लड़ाई बहुत शानदार थी। यद्यपि आखिरी एक्सचेंज एक विभाजित क्षण में हुआ था, फिर भी ये लोगों को बेहद लापरवाह और उत्साहित महसूस करने देता है। एक राक्षस जो चू परिवार में दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में चू परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से ही छिपे हुए चू परिवार के साथ अधिक संपर्क करने का फैसला किया। चू परिवार में आदित्य जैसे राक्षस की उपस्थिति के अलावा कोई अन्य कारण नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसा व्यक्ति था, उनकी सफलता के लिए एकमात्र समस्या थी। भविष्य में वे इसे रोक नहीं सकते थे, भले ही वे चाहते थे। इसलिए बहुत से लोगों ने अपनी आंखों में मौका देखा और महसूस किया कि जब तक उनका चू परिवार के साथ अब एक अच्छा संबंध था, शायद भविष्य में उनके पास भरोसा करने की एक बड़ी शक्ति हो सकती है। अध्याय 38 100 मील के लिए प्रसिद्ध। तारांकन हुश। आदित्य ने मंच से छलांग लगाई। वह जयकार और ताली बजाने का आनंद लेने से परेशान नहीं था और वह सीधे प्रशिक्षण के मैदान से बाहर चला गया। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, जैसा कि उन्होंने आदित्य की पीठ पर देखा था। केवल भैरवनाथ मुस्कुराया और कम आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इस आदमी को बहुत गहरी नाराजगी है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ने के बाद आदित्य आरव के कमरे में गया। रितेश का पंच बहुत भयंकर था और जब यह आरव को मारता था तो यह वास्तव में हल्का नहीं था। एक अच्छे 4 घंटे के लिए बेहोश होने के बाद वह धीरे धीरे जाग गया। भाई, बाहर क्या हुआ? यह इतनी जोर से क्यों है? आरव को पता नहीं था कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या हुआ था। कुछ नहीं। आदित्य की मुस्कान बहुत शांत थी। शायद 6वें चाचा अब मास्टर हैं। ये सब मेरी वजह है। अगर मैं जीत सकता था तो पिता के पास होगा। आरव ने खुद को दोषी ठहराया। आरव, क्या आप बेहतर हैं? लेकिन बस उस समय भैरवनाथ अंदर चला गया। उसके पीछे भैरवनाथ, दिलीप, गार्वित और कुछ अन्य लोग उच्च स्थिति वाले थे। दादा, मैं ठीक हूँ। भैरवनाथ को देखकर आरव तुरंत बैठ गया। उन्होंने इस दादा की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। यदि आप ठीक हैं तो यह अच्छा है। भैरवनाथ हल्के से चकित हो गया और उसके चेहरे पर दुर्लभ परोपकार उसके चेहरे पर उभरा। फिर उसने उसके पीछे गार्वित पर एक नजर डाली। ये देखते हुए कि गार्वित ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, आरव, ये सब क्योंकि उस बच्चे के हॉन्फेई ने अनुचित रूप से हमला किया है। लेकिन इसे दिल से न डालें क्योंकि अब उसकी चोटें आपसे अधिक भारी हैं। क्या रितेश भी घायल हो गए? आरव थोड़ा स्तब्ध था। गार्वित ने कड़वी हंसी लेकिन और कुछ नहीं कहा और आदित्य पर सार्थक देखा। गार्वित के टकटकी के बाद आरव ने पहली बार में खाली देखा, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा हुआ जैसे उसने कुछ सोचा था और उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। बस उस समय भैरवनाथ ने भी बात की। आदित्य, आज के लिए धन्यवाद, वरना हमारे चू परिवार का चेहरा वास्तव में परिवार द्वारा रौंद दिया गया होगा। जैसा कि भैरवनाथ ने कहा, उन्होंने अपनी जेब से 10 सेंट स्पिरिट घास निकाले और आदित्य को दे दिया। ये देखते हुए कि हर कोई मदद नहीं कर सकता है लेकिन नुकसान में है। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने का इनाम केवल 2 सेंट स्पिरिट ग्रास था, लेकिन अब भैरवनाथ ने 10 को बाहर कर दिया। यह एक छोटी संख्या नहीं थी। दादाजी, इसका क्या मतलब है? आदित्य ने समझने का नाटक नहीं किया। ये वही है जो आपको मिलना चाहिए। इसे ले लो। यदि आप इसे लेते हैं तो मैं और अधिक आरामदायक महसूस कर सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने बात की, भैरवनाथ के पास एक माफी मांगी थी। हालांकि उन्होंने आदित्य के लिए कभी भी चीजें नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी उन दृश्यों को नहीं रोका जिनमें आदित्य को चू परिवार ने धमकाया था। कारण के रूप में ये बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने दिल में आदित्य की तरह भी नहीं था। लेकिन आज अगर यह आदित्य के लिए नहीं होता तो उनका चू परिवार भीड़ का हंसी स्टॉक होता। आदित्य के कारण चू परिवार की प्रतिष्ठा कई बार बढ़ी। अब पहले से ही कुछ लोग अलग अलग शक्तियों के थे जिन्होंने चू परिवार के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की। भैरवनाथ को पता था कि यह आदित्य के कारण था और इसके कारण भी भैरवनाथ ने आदित्य के प्रति अधिक दोषी महसूस किया। आदित्य, ये देखकर कि आदित्य संकोच कर रहा था, भैरवनाथ ने जल्दी से उनसे आग्रह किया। फिर दादा, धन्यवाद।
आदित्य ने संत आत्मा घासों को स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। भैरवनाथ ने आदित्य के कार्यों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि वह खुश था। वह घूम गया और भैरवनाथ से कहा, भविष्य में आदित्य के लिए वार्षिक पूरक 5 सेंट स्पिरिट ग्रास होंगे। भैरवनाथ के शब्दों के साथ न केवल अन्य लोग, यहाँ तक कि भैरवनाथ भी चकित थे। पहले कभी ऐसा इलाज नहीं किया गया था और भैरवनाथ स्पष्ट रूप से आदित्य अच्छी तरह से विकसित करना चाहते थे। हालांकि उस समय गार्वित और अन्य लोगों के चेहरे अच्छे नहीं थे। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चू परिवार में भैरवनाथ आकाश की तरह था। यहाँ तक कि अगर परिवार के मास्टर की स्थिति बदल गई तो भैरवनाथ अभी भी चू परिवार का असली मालिक था। आप तीनों चैटिंग जारी रखते हैं। याद रखें कि आरव की चोटों का ख्याल रखना। हालांकि आज आप मास्टर हैं, पारिवारिक रिश्तों को अनदेखा न करें। भैरवनाथ ने भैरवनाथ को निर्देश दिया। मैं समझता हूँ पिता, भैरवनाथ ने जवाब दिया। भैरवनाथ ने आदित्य को देखा और आदित्य के बर्फीले चेहरे को देखकर भैरवनाथ अजीब तरह से मुस्कुराया और भीड़ को लाया और छोड़ दिया। पिता, आदित्य के रवैये को देखो, वह वास्तव में भी है। जैसे ही वे आंगन से बाहर चले गए, गार्वित ने आदित्य की आलोचना करना शुरू कर दिया। चुप रहो। लेकिन इसके बजाय उन्हें जो मिला वह भैरवनाथ से एक गुस्से में था। उन्होंने एक बर्फीले चेहरे के साथ भीड़ पर इशारा किया और एक बेहद गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम सब सुनो, मैं किसी को भी आदित्य के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं इसे सुनता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, ये बिना किसी अपवाद के परिवार के कानून द्वारा संभाला जाएगा। उन शब्दों को सुनकर गार्वित के चेहरे और अन्य लोगों ने पलायन किया। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे भविष्य में जानते थे चू परिवार में वे अब आदित्य को नाराज नहीं कर सकते थे। पिता, अब आप मास्टर हैं। कमरे के साथ आदित्य अच्छी तरह से आश्चर्यचकित था। हाँ, इस मास्टर स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद, मेरे कीमती बेटे के लिए धन्यवाद। भैरवनाथ भी सभी मुस्कुरा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि आप इतनी सारी चीजें छिपा रहे थे। हे, आदित्य भी बहुत खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि वह अपने पिता की प्रशंसा का सामना कर रहा था। उन्होंने इतनी मेहनत की कि भैरवनाथ का गौरव बन गया और आज ऐसा लग रहा था कि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। पिता, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अंत में कोहरे के प्रमुख आरव ने बात की। ये देखकर भैरवनाथ पहली बार मुस्कुराया। फिर उन्होंने आदित्य छोड़ने के बाद मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुई हर चीज का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें परिवार के आंकड़ों को छोड़ने के आंकड़े शामिल थे। भैरवनाथ की घोषणा कि भैरवनाथ मास्टर की स्थिति लेगा, विभिन्न शक्तियों आदि के प्रति सद्भावना व्यक्त करेगा। ये सब जानने के बाद आरव ने अपना मुंह चौड़ा खुला रखा था और वह इतना हैरान था कि वह कुछ भी नहीं कह सकता था। आदित्य के प्रति उनकी टकटकी अजीब तरह से जटिल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका भाई ऐसा ही होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य के बड़े भाई के रूप में वह वास्तव में आदित्य के लिए खुश महसूस करता था, क्योंकि वह जानता था उसके भाई को अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सभा के बाद आदित्य 100 मील की परिधि के भीतर क्षेत्र में गर्म चर्चा का विषय बन गया। बहुत सारे लोग जानते थे कि चू परिवार ने एक मार्शल खेती की प्रतिभा का उत्पादन किया जो केवल 15 साल का था। कुछ लोगों ने भी भारी आदित्य को अतिरंजित किया। एक पैर के साथ मंच को क्रैक करने के बारे में कुछ, एक सांस के साथ बनाया गया एक आंधी और अतिशयोक्ति बस किंवदंतियों बन गई। कुछ लोगों को यह भी संदेह होने लगा कि आदित्य एक इंसान था या नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य स्पष्ट रूप से पर्वत क्षेत्र का सबसे अधिक भुगतान करने वाला विषय था, विशेष रूप से चू परिवार के भीतर। भैरवनाथ के दबाव में किसी ने आदित्य के लिए कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं की और किसी ने आदित्य के प्रति अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं की। उनके पास एक नए रवैये के साथ आदित्य का सामना करने और उसे अलग तरीके से पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन आदित्य और अन्य वापस एजियो ड्रैगन स्कूल में लौट आए। छोड़ने पर आदित्य ने आरव को कागज की एक पर्ची दी और उसे बताया कि वह केवल उसके जाने के बाद ही इसे खोल सकता है। आपके पास अपने तकिया के नीचे कुछ है। ये पेपर स्लिप की सामग्री थी। आदित्य को देखते हुए और अन्य जो घोड़ों की सवारी कर रहे थे और धीरे धीरे आगे और दूर हो रहे थे, आरव ने असहाय रूप से अपना सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि उसका भाई किस घेरे में ले जा रहा था, लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद उन्होंने अभी भी उत्सुकता से अपना तकिया उठा लिया। आरएवी के पास एक शांत अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने तकिया उठा लिया क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उसका चेहरा तुरंत लहरों की तरह बदल गया क्योंकि उसके तकिए के नीचे 10 सेंट स्पिरिट ग्रास थे। ये संख्या आदित्य के लिए
ज्यादा नहीं थी जिसने 2 आध्यात्मिक मोतियों और दर्जनों सेंट स्पिरिट ग्रास को परिष्कृत किया, लेकिन आरव के लिए यह एक बड़ी संख्या थी। हैरान होने के बाद आरव अचानक हंस पड़े। उन्होंने एजियो ड्रैगन स्कूल की दिशा को देखा और म्यूट कर दिया। ऐसा लगता है कि बड़े भाई को अब से छोटे भाई पर भरोसा करना होगा। अध्याय 39 शक्ति प्रदर्शित करना। आदित्य ने चू परिवार के लिए एक महान सेवा की, इसलिए भैरवनाथ आदित्य विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। चू परिवार में सभी को पता था कि इस प्रकार आदित्य के प्रति उनका रवैया भी बदल गया। एजियो ड्रैगन स्कूल में वापस सड़क पर आदित्य के प्रति शत्रुतापूर्ण लोगों ने उनके करीब जाने के लिए पहल करना शुरू कर दिया। लेकिन नंदनी के अलावा आदित्य का रवैया उनका सामना करते हुए केवल न तो ठंडा हो सकता है और न ही गर्म हो सकता है। आदित्य और नंदनी को एक साथ मजाक करते हुए, चारों ओर खेलते हुए और जीवंत होने के कारण कई लोगों ने नंदनी को अंतहीन रूप से ईर्ष्या की और साथ ही साथ वे आदित्य के प्रति अपने कार्यों को पछतावा करते थे। उनकी आंतें भी हरी हो गईं, लेकिन वे केवल पछतावा कर सकते थे क्योंकि केवल एक चीज जो दुनिया में नहीं थी, वह पछतावा के लिए एक दवा थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नंदनी, अगर आपको मुझे खोजने के लिए कुछ भी याद है, आप जानते हैं कि मेरा निवास कहाँ है। एजियो ड्रैगन स्कूल में पहुंचने के बाद आदित्य ने केवल नंदनी को अलविदा कहा और दूसरों की भावनाओं के बारे में परवाह नहीं की क्योंकि वह स्वैगिंग करते समय छोड़ दिया था। नगेश की अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी क्योंकि उन्होंने आदित्य की पीठ को देखा था। वह वास्तव में आदित्य से कहना चाहता था, आदित्य, चू एलायंस में शामिल हो। यदि आप चाहें तो आप गठबंधन के प्रमुख के रूप में भी मौके को ले सकते हैं। लेकिन वह ये नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसके पास ये कहने के लिए कोई चेहरा नहीं था। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि अगर वह ऐसा कहे तो भी आदित्य प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने महसूस किया कि आदित्य चू गठबंधन के लायक नहीं था। आदित्य जो उस व्यक्ति को हराने में सक्षम था जो आत्मा के दायरे के 7वें स्तर पर था। यहाँ तक कि पूरे आंतरिक अदालत में वह निश्चित रूप से बकाया के रूप में देखा जा सकता है। आदित्य सीधे अपने निवास पर नहीं लौटे, वह इनर कोर्ट के मिशन चयन स्थान पर आया। आंतरिक अदालत के शिष्य काफी स्वतंत्र थे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्वेच्छा से स्कूल में खेती करने के लिए बने हुए हैं क्योंकि एजियो ड्रैगन स्कूल बड़ी मात्रा में खेती करने वाले संसाधन प्रदान कर सकता है। वार्षिक आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार के अलावा इस मिशन चयन स्थान को केवल खेती करने वाले संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मार्ग कहा जा सकता है। जिस तरह नाम निहित है, तथाकथित मिशन चयन स्थान सभी प्रकार के मिशनों का चयन करना था और परिष्करण के बाद उचित इनाम दिया जाएगा। प्रकाश मिशन थे और अधिक गंभीर थे। प्रकाश वाले लोगों के लिए आइटम ढूंढ रहे थे या काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे थे, जबकि अधिक गंभीर लोग राक्षसों को मार रहे थे या झगड़े में मदद कर रहे थे। मिशनों के लिए इनाम के लिए स्वाभाविक रूप से वे कठिनाई से संबंधित थे। ये सभी मिशन इतने सरल क्यों हैं? आदित्य अपने हाथ से अपनी ठोड़ी का समर्थन करते हुए मिशन चयन स्थान के मुख्य हॉल के अंदर खड़ा था। उन्होंने मिशन प्लेटों पर आगे और पीछे देखा जो मिशन बोर्ड पर लटकाए गए थे, लेकिन एक अच्छे की तलाश करने के बाद उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे पसंद आया। उनके शरीर में दिव्य बिजली की वजह से अगर आदित्य अपनी खेती के स्तर को बढ़ाना चाहता था तो आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा उन्हें बड़ी और बड़ी हो जाएगी। ये केवल कुछ संत आत्मा घासों द्वारा तय नहीं किया जाएगा। इसीलिए आदित्य ने अपना वर्तमान लक्ष्य आध्यात्मिक मोतियों पर रखा। लेकिन पूरे मिशन बोर्ड के माध्यम से देखने के बाद एक मिशन के लिए उच्चतम इनाम केवल कुछ सेंट स्पिरिट ग्रास थे। आध्यात्मिक मोतियों, उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि मैं केवल महान बनाने के लिए छोटी चीजों को ढेर कर सकता हूं। उस बिंदु पर सोचते हुए आदित्य ने एक पागल निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बाह को उड़ा दिया और पागलपन से सभी उच्च कठिनाई मिशनों की प्लेटें पकड़ी जिन्होंने मिशन बोर्ड पर सेंट स्पिरिट ग्रास को अपने हाथों में पुरस्कृत किया। धिक्कार है, देखो कि लड़का क्या कर रहा है। क्या वह पागल है? वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं है। आदित्य क्रियाओं ने निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी नजर में आदित्य की उम्र के साथ सबसे अधिक वह आत्मा के दायरे के 4वें स्तर पर होगा। उच्च कठिनाई मिशनों को पूरा करने के लिए आत्मा के दायरे के कम से कम 6वें स्तर की आवश्यकता होती है, जो कुछ ऐसा नहीं था जो वह कर सकता था। इसलिए हर किसी ने महसूस किया कि अगर आदित्य पागल नहीं था तो वह परेशानी पैदा कर रहा था। लेकिन आखिरकार सीमित उच्च कठिनाई मिशन थे, इसलिए संत आत्मा घासों को पुरस्कृत करने वाले सभी मिशनों को लेने के बाद आदित्य ने मध्यम कठिनाई मिशनों पर अपनी टकटकी लगा दी। यदि आदित्य ने उच्च कठिनाई मिशन प्लेटों को लिया तो ये केवल उनका ध्यान आकर्षित करेगा।
लेकिन अगर आदित्य ने मध्यम कठिनाई प्लेटों की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो यह उनकी नफरत को आकर्षित करेगा। ओई, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई समस्या है? अचानक किसी ने चिल्लाया। आदित्य ने डूब गया और उस व्यक्ति को देखा जो उस पर चिल्लाता था। तभी उसे पता चला कि वह उस व्यक्ति को जानता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आदित्य के रूप में एक ही समय में आंतरिक अदालत के शिष्य परीक्षा में प्रवेश किया, और वह व्यक्ति भी जो लोग राजेश के बारे में बहुत सोचते थे। वर्तमान राजेश का चेहरा बहुत बदसूरत था। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें आखिरकार एक मिशन मिला जो उन्हें पसंद आया। लेकिन आदित्य ने इसे पकड़ लिया। अगर आदित्य वास्तव में मिशन चाहते थे तो ये ठीक होगा। लेकिन जाहिर है कि आदित्य ने ऐसा नहीं किया, इसलिए राजेश ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। आप मुझे कोस रहे हैं? आदित्य ने शांति से पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपको लगता है कि यह आपके परिवार द्वारा खोला गया है? मैं जो देख सकता हूं उससे आपके मिशन को हथियाने के साथ आप यहां परेशानी करने के लिए यहां हैं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन बैंग। राजेश ने बात करने से पहले एक स्पष्ट थप्पड़ उसके चेहरे पर उतरा। एक मजबूत शक्ति ने राजेश को महसूस किया कि वह एक पल के लिए तैर रहा था क्योंकि उसका पूरा शरीर उड़ गया था। जैसे ही वह उतरा उसने अपना मुंह खोला और 3 दांत बाहर आ गए। तारांकन हुआ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। भीड़ हंगामा में चली गई क्योंकि अभी हर कोई महसूस कर सकता था कि प्रतीत होता है कि अप्रभावी युवक आत्मा के 6वें स्तर का विशेषज्ञ था। उनकी आभा भी बहुत मोटी थी और उस सभी ने लोगों को अवाक कर दिया। आत्मा क्षेत्र का 6वां स्तर। हालांकि यह आंतरिक अदालत के भीतर सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उस उम्र में 6वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए पहले से ही लोगों को रोक दिया गया था। पंखों के गठबंधन में ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स भी आत्मा क्षेत्र के 6वें स्तर पर थे, और जाहिर है उनके सामने युवा व्यक्ति भाइयों की तुलना में अधिक मजबूत थे। आदित्य ने भीड़ के चौंकाने वाले गजों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने कंधे पर अपने बैग में बड़ी मात्रा में मिशन प्लेटों को भर दिया। उन्होंने राजेश की ओर इशारा किया जो जमीन पर थे और कहा, जब आप अगली बार बोलते हैं तो ध्यान दें। मैं कितने मिशन चाहता हूं और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद आदित्य ने सुरुचिपूर्ण ढंग से छोड़ दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के लोग उसके लिए भी उपयुक्त नहीं थे। यहां तक कि उन लोगों के खिलाफ जो आत्मा के 8वें स्तर पर थे, जब तक कि वह अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करता था तब तक वह एक लड़ाई भी कर सकता था। वह जो जानता था उससे पूरे आंतरिक अदालत में सबसे मजबूत लोग केवल 8वें स्तर से लग रहे थे और 10 से अधिक लोग नहीं थे जो इस तरह थे। इसलिए पूरे आंतरिक अदालत में ऐसे कई लोग नहीं थे जिनसे वह डरता था। इसके अलावा अनन्या के संपर्क में रहने के बाद उन्होंने अपनी खेती करने वाली प्रतिभा के प्रति लोगों के संदेह के बारे में चिंता नहीं की, जो उनके विशेष शरीर के कारण हुई थी। आखिरकार आंतरिक अदालत में अनन्या की तरह पहले से ही एक प्रतिभा थी। ये जानने के लिए एजियोर ड्रैगन स्कूल में, एजियोर प्रांत में और यहाँ तक कि पूरे 9 प्रांतों में, यहाँ तक कि अनगिनत अधिक प्रभावशाली जीनियस भी होंगे। इसलिए वर्तमान जन्मजात कौशल जो वह प्रदर्शित कर रहा था वह संदिग्ध होने के लायक नहीं था। यही कारण है कि आदित्य को लगा कि अब अपनी ताकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम वह दूसरों की ओर अपना सिर कम नहीं करेगा। चू परिवार की सभा का अनुभव करने के बाद आदित्य ने एक सिद्धांत भी खोजा। केवल शक्तिशाली ताकत के साथ लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए अब से वह उन लोगों के प्रति संयम का निशान नहीं होगा जो उसका अनादर करते हैं। ये लड़का कौन है? अभी जो दबाव वह उत्सर्जित कर रहा था वह काफी डरावना था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके बारे में पहले सुना है। लोगों ने चर्चा शुरू की क्योंकि उन्होंने आदित्य के सुरुचिपूर्ण पीठ को देखा था। मुझे पता है कि वह कौन है। वह आदित्य है, और वह वो व्यक्ति भी है जिसने विंग्स गठबंधन के निमंत्रण से इनकार कर दिया। बस उस समय किसी ने चिल्लाया। उन शब्दों के साथ भीड़ ने एक बार फिर आश्चर्य में कहा, राजेश के लिए जो फर्श पर पड़ा था उसे कुछ डर था। कोई व्यक्ति जो स्पिरिट रियल के 6वें स्तर पर था और जिसे विंग्स एलायंस का समर्थन भी है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो अपमानित कर सकता था। अध्याय 40। मैं अनन्या का प्रेमी हूँ। मेरे चेहरे से बाहर निकले। यदि आप मुझे अवरुद्ध करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने मिशन चयन स्थान छोड़ दिया, उसने एक लड़की की तेज आवाज सुनी। अनन्या। उस आवाज को सुनकर आदित्य मदद नहीं कर सकता लेकिन चिंतित हो सकता है। उन्होंने ये भी सोचा कि अनन्या मुसीबत से मिली थी, इसलिए वह जल्दी से आवाज की दिशा में चले गए। वास्तव में पास में उन्होंने अनन्या का आंकड़ा पाया।
लेकिन वर्तमान में अनन्या के आसपास 1 दर्जन या तो तलवार गठबंधन के सदस्य थे। उन्होंने अपनी आभा को छुपाया नहीं था, इसलिए आदित्य स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वहां के अधिकांश लोग आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। सबसे मजबूत एक युवा व्यक्ति था और वह आत्मा के दायरे के 6वें स्तर पर था। उस व्यक्ति के पास एक उच्च आकृति, सफेद चेहरा, मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। ये कहा जा सकता है कि वह एक विशिष्ट सुंदर लड़का था। वह वर्तमान में अनन्या पर मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहा था और तलवार गठबंधन के सदस्यों का समूह भीड़ के सामने अनन्या को छेड़ रहा था। लेकिन शायद अनन्या की विशेष स्थिति के कारण सफेद चेहरे वाले पुरुष से चिढ़ाने के पास काफी कुछ स्तर था, इसलिए इसने अनन्या को बेहद नाराज कर दिया और उसके बाहर फ्लिप करने की तैयारी के संकेत थे। ये देखते हुए कि आदित्य, जो मूल रूप से मदद करना चाहता था, ने तुरंत अपने कदमों को रोक दिया। उन्होंने अनन्या की ताकत को स्पष्ट रूप से समझा। वह आत्मा के दायरे के 7वें स्तर पर थी, फिर भी उन लोगों ने अनन्या को नाराज करने की हिम्मत की। वे बस मरने के लिए देख रहे थे। लेकिन जाहिर है, लड़की अभी भी अपनी ताकत को उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जबरदस्त रूप से समाप्त हो गई और हमला नहीं किया। इसलिए आदित्य सिर्फ आजीविका के लिए पर्यवेक्षकों में शामिल हो गए और उनके दिल में छिपी हुई, मैं देखूंगा कि आप इसे कितना लंबे समय तक सह सकते हैं। लेडी अनन्या, मैं कबीर, वास्तव में आपकी तरह। क्या आप मुझे मौका नहीं दे सकते? पूरे आंतरिक अदालत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्थिति, शक्ति या दिखता है जो आपको मेरे अलावा, कबीर के अलावा फिट कर सकता है। कबीर नामक उस सफेद चेहरे वाले पुरुष ने गहरी भावनाओं के साथ कबूल किया, लेकिन उनकी जोड़ी चोर आंखें अनन्या के शरीर पर आगे और पीछे स्कैन कर रही थीं। जब उसने एक आकर्षित करने वाला क्षेत्र देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होंठ चाटता था। आप, अनन्या का धीरज स्पष्ट रूप से सीमा तक पहुंच गया, क्योंकि वह जो चीज सबसे ज्यादा खड़ी नहीं कर सकती थी, वह किसी से नाराज हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह विस्फोट करने जा रही थी, उसने अचानक भीड़ में एक परिचित व्यक्ति देखा। एक विचार अचानक हुआ और उसने कबीर को थोड़ा शर्मनाक रूप से कहा, वास्तव में मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ। क्या आपके पास एक प्रेमी है? कौन? अनन्या के शब्दों को सुनकर कबीर ऐसा था जैसे वह एक बहुत बड़ा झटका लगा और तुरंत गुस्सा हो गया। अनन्या ने गर्व से मुस्कुराया, भीड़ की ओर अपनी टकटकी लगाकर कहा और यह कहने के लिए एक बहुत गर्म स्वर का इस्तेमाल किया, डार्लिंग, आप बस देख रहे हैं जब कोई मुझे बुला देता है। और वह जिस व्यक्ति को देख रही थी, वह भीड़ में आदित्य था। लानत है! आदित्य छिपा उसके दिल में चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अनन्या इतनी जल्दी उसे खोज लेगी और उसने उसे मूर्ख भी बनाया। अनन्या स्पष्ट रूप से उसे एक ढाल के रूप में ले जा रही थी। यद्यपि वह एक आदमी के रूप में और उसके चारों ओर के लोगों के केंद्रित गजों का सामना करते हुए उसके दिल में नाराज था, आदित्य कैसे पीछे हट सकता है। आखिरकार वह मूल रूप से अनन्या की मदद करने की योजना बना रहा था। बेबी, मैं अभी आ गया। कौन सा कमीने आपको बदमाशी कर रहा है? मैं आपको उसकी देखभाल करने में मदद करूंगा। आदित्य ने भीड़ से बाहर निकलते ही एक अभिनय किया। वह अनन्या के सामने आया, मुस्कुराते हुए मुस्कुराया, फिर एक ऐसी कार्रवाई की जिसने सभी को पूरी तरह से मूर्ख बनाया। उसने अपना हाथ लहराया और तेज हवा का एक फट गया। इसने नाजुक छोटी सुंदरता अनन्या को अपने आलिंगन में धकेल दिया। उस दृश्य को वास्तव में कहा जा सकता है कि लोगों की आंखों को चौड़ा किया जाए और जबड़े की गिरावट आए। सभी ने अपने मुंह चौड़े खुले थे और कुछ लोगों ने लगभग अपनी नेत्रगोलक गिर गए थे। अनन्या कौन था? वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे हर कोई आंतरिक अदालत में जानता था और एक प्रसिद्ध सुंदरता भी। हालांकि ऐसे कई लोग नहीं थे जिन्होंने उसे देखा था। जो लोग उसे देखते थे वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। कई लोगों ने उसे अपनी आंखों में देवी के रूप में भी देखा। जिन लोगों के पास मजबूत क्षमता और मजबूत पृष्ठभूमि थी, उन्होंने सीधे अनन्या को कबूल किया। ये कबीर उनमें से केवल एक था। आप, इतने सारे लोगों के सामने छेड़खानी की जा रही है। अनन्या भी इस बात पर नाराज थी कि उसकी दोनों आंखें आग पर थीं। लेकिन ये सोचने के बाद कि यह खुद के लिए था, उसने अपने गुस्से के खिलाफ दृढ़ता से विरोध किया। न केवल वह बाहर नहीं निकली, वह खुशी की मुस्कुराहट के साथ काम कर रही थी और आदित्य के आलिंगन में रहना जारी रखा। उस पल में आदित्य अपने पेट को छूने वाली कोमलता की 2 गेंदों को महसूस कर सकता था। उस आरामदायक भावना ने तुरंत उसे एक बार तरकश बना दिया। उसके बाद वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अनन्या को और अधिक कसकर गले लगा सकता था और उस नर्म भावना का आनंद लिया जितना उसे पसंद था। धिक्कार है, तुम कौन हो? जैसा कि उसने देखा कि उसकी खुद की देवी उसके सामने किसी और के द्वारा गले लगाई जा रही है,
कबीर ने केवल अपने दिल पर हमला करते हुए गुस्से को महसूस किया और उसे मारने के इरादे को उसके शरीर से उत्सर्जित किया गया। मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसे अनन्या प्यार करती है। आदित्य ने अपनी छाती को बाहर निकाला और गर्व से कहा कि उसने अपना सिर उठाया। आप कमीने, अनन्या ने उसके दिल में शाप दिया। हर कोई यह पता लगा सकता है कि आदित्य का क्या मतलब है। उनका अर्थ ये था कि अनन्या ने दूसरे तरीके के बजाय उन्हें प्यार किया था। लानत है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। अंत में कबीर का विस्फोट हो गया। उसने अपनी पीठ के पीछे तलवार निकाली और आदित्य की ओर चाकू मारा। डार्लिंग, मेरे लिए उसका ख्याल रखना। आदित्य ने जिस चीज को अवाक कर दिया था वह था अनन्या ने अपने आलिंगन में वास्तव में उसे बाहर धकेल दिया। उस धक्का में बहुत शक्ति थी और इसने उसे सीधे कबीर की तलवार की ओर धकेल दिया। ये बस आदित्य का फायदा उठा रहा था और वह बिना भी इसे भेस के साथ बदला ले रही थी। लेकिन आदित्य के पास क्या ताकत थी? आत्मा के 7वें स्तर के लोग अपने प्रतिद्वंद्वी होने के लायक भी नहीं थे, अकेले 6वें स्तर के व्यक्ति को जाने दें। तारांकन टकराना। आदित्य पक्ष की ओर झुक गया और कबीर के हमले को चकमा दे दिया। उसके बाद उसने अपना पैर उठाया और सीधे कबीर को एक दयनीय स्थिति में लात मारी। लड़का, आप मरना चाह रहे हैं? ये देखकर कि दर्जन या तो शेष तलवार गठबंधन के सदस्यों ने हाथों में तलवार लहराए और अनर्गल रूप से आदित्य की ओर कटा हुआ। लेकिन वे आदित्य के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? एक झपकी के भीतर दर्जन या तो लोग सभी को उस बिंदु तक पीटा गया जहां वे अपनी नाक से खून बह रहा था, अपने शरीर पर सभी को काट दिया, फर्श पर लुढ़क रहा था और दर्द में हावली। तारांकनटा। आदित्य ने कबीर के शरीर पर कदम रखा और आक्रामक रूप से कहा, यदि आप भविष्य में मेरे प्रिय को परेशान करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके सभी दांत तोड़ दूंगा। ये कहने के बाद आदित्य चकली करते हुए अनन्या के सामने चली गई और बिना संयम के उसे गले लगा लिया। उन्होंने तब कहा, चलो वहां पर बैठते हैं। फिर स्वैगली ने अपने निवास की ओर चला गया। ये लड़का कौन है? उसने अनन्या को ऐसा करने की हिम्मत की। उस दृश्य को देखकर जिसमें वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे जैसे वे छोड़ रहे थे, उसी समय जब लोगों को उसकी पहचान पर संदेह था, दिल तोड़ने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जैसे ही वे चले, आदित्य वास्तव में अनर्गल थे। उन्होंने अनन्या को पूरी तरह से अनन्या की अवमानना की अनदेखी करते हुए अनन्या को अपने आलिंगन में कसकर गले लगाया और यह भी कि छोटे हाथ जो छिपा हुआ था वह उसके हाथ को चुटकी ले रहा था। ये आदित्य के विचार थे, यहाँ तक कि मुझे दर्द को सहन करने की आवश्यकता है, मैं अभी भी आपके छोटे से लाभ लूंगा। तथाकथित, यदि आप छोटी चीजों के लाभ नहीं लेते हैं तो आप बिल्कुल भी लाभ नहीं लेते हैं। यह मुझे ढाल के रूप में लेने की कीमत है। उद्धरण चिन्ह। कमीने। पर्याप्त। जैसे ही उन्होंने आदित्य के निवास में प्रवेश किया, अनन्या ने आदित्य को दूर धकेल दिया। हवा का एक झोंका और अनन्या की तेज किक उसकी ओर बढ़ रही थी। लानत टिल्ड। आदित्य हैरान था क्योंकि अनन्या ने उसे पार कर लिया था। चाहे वो गति या ताकत हो, ये लड़की पहले से ही आत्मा के 8वें